Hello students, welcome back. I am CA Pramod Patipati and in this video we are going to revise Ind AS 23 borrowing cost. Borrowing cost का हमने रेगुलर लेक्चर जो है ना रेगुलर लेक्चर ऑलमोस्ट 7 लेक्चर्स है वो मेरे यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है. ईच एंड एवरी कंसेप्ट अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व किया है वो मेरा यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है, जाके देख सकते हो. और अगर वो देख लिया उसके बाद कुछ याद नहीं आ रहा है तो फिर उस केस में ये लेक्चर देखना, दैट इज इंडिया 23 का रिवीजन लेक्चर. इस लेक्चर में हर एक कंसेप्ट को टच करके निकलेंगे, यानी हर एक कंसेप्ट कवर करेंगे. हम डिटेल में नहीं जाएंगे बट देखेंगे कि क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है. ठीक है. और ये जो नोट्स है ये मेरा कंसेप्ट रिवीजन नोट्स है इंडियस 23 का. और इंडियस 23 ने सारे जो है ना सारे इंडियस का ऐसे ही नोट्स मिलेंगे फॉर द पर्पस ऑफ रिवीजन. ये कब रेफर करना है? जब तुम्हारा ऑलरेडी रेगुलर लेक्चर्स हो गया है और उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, अभी तुम्हें आता है बस रिवीजन करना है. रिवीजन के केस में ये नोट्स यूज कर सकते हो. इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने हर एक पॉइंट कवर करने की कोशिश किया है और उसमें एक्सप्लेनेशन इवन इन वन लाइनर एक्सप्लेनेशन है, मतलब एक लाइन में एक्सप्लेन किया है लेकिन भी सब पॉइंट्स कवर किया है और एक लाइन में मैंने काफी कुछ कवर किया है, देख लो. और क्वेश्चंस भी टैग किए यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो इन टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन नंबर 7. तो वैसा सेम टू सेम ऐसा ही बाकी इंडियस के भी आ जाएंगे. इंडियस 40 का ऑलरेडी अपलोड किया मैंने, ये इंडियस 23 का है. इंडियस 10 का रेडी है, वो भी टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा. और आप अगर पहली बार देख रहे हो तो फिर प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. इंडियस 23. इंड एस 23 किसके बारे में बात कर रहा है? इंड एस 23 इज नथिंग बट अ बोरिंग कॉस्ट, राइट. बोरिंग कॉस्ट यानी क्या? हमने किसी से फंड्स लिया. ठीक है, हमने किसी से फंड्स लिया. एग्जांपल के लिए यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे समझो ये एंटिटी है पीपी लिमिटेड. ठीक है. अब पीपी लिमिटेड को जो है ना इसको कंस्ट्रक्शन करना है. किसके लिए कंस्ट्रक्शन करना है? ठीक है, कंस्ट्रक्शन के लिए फंड्स यूज्ड है, फंड्स चाहिए. और फंड्स जो है ना ये रेस किया कोई भी एक एसबीआई बैंक से, राइट. एसबीआई बैंक से इसने फंड्स रेस किया है, पीपी लिमिटेड ने फंड्स रेस किया. अब जब फंड्स रेस किया है इसके ऊपर जो फंड रेस किया है ना इसके ऊपर क्या क्या पे करना पड़ेगा बताओ? यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, राइट. इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. जब लोन रेस कर रहा था इसमें प्रोसेसिंग फी भी लगा होगा. यस और नो? प्रोसेसिंग फीस लगा होगा. और एक्सटर्नल कॉस्ट वो जो भी है जो डायरेक्टली रिलेटेड टू अरेंजमेंट ऑफ द फंड्स वो भी लगे होंगे. तो फिर ये सारे जो कॉस्ट है उसका क्या ट्रीटमेंट है, कैसे ट्रीटमेंट करना है, वो हम कहाँ पे सीखेंगे? इन डेज 23 में सीखेंगे. ठीक है. इंटरेस्ट कॉस्ट का क्या होगा ट्रीटमेंट, देन प्रोसेसिंग फी हो जो हुआ, अदर कॉस्ट जो है उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, वो हम इंडिया 23 में हम देखेंगे. देन अलोंग विद दैट अब जो है ना ये इंटरेस्ट फी और प्रोसेसिंग फी, ये जो भी कॉस्ट है, इंटरेस्ट कॉस्ट प्लस अदर कॉस्ट, इसका कैसा कैपिटलाइज करना है. और जो भी कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया है, यानी क्या इंटरेस्ट कॉस्ट अदर कॉस्ट को कब कैपिटलाइज करेंगे, कैसा कैपिटलाइज करेंगे, व्हाट आर द क्राइटेरिया, वो पूरा यहाँ पे इंडिया 23 में सीखेंगे. ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम किससे? स्टार्ट करते हैं हम बोरोइंग कॉस्ट का डेफिनेशन से. बोरिंग कॉस्ट का डेफिनेशन, सबसे पहले बोरिंग कॉस्ट का डेफिनेशन क्या है सर? देखो, बोरिंग कॉस्ट आर इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट. क्या है? इंटरेस्ट प्लस अदर कॉस्ट. इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट इनकर्ड बाय द एंटिटी इन कनेक्शन विद बोरिंग ऑफ फंड्स. बोरिंग कॉस्ट में एक्सक्लूड, एक्सक्लूड का छोड़ो, पहले इंक्लूड का देखो. इंक्लूड का क्या है? सबसे पहले इंटरेस्ट कॉस्ट आएगा एंड अलोंग विद दैट अदर कॉस्ट भी आएगा. अब इंटरेस्ट कॉस्ट तो बता दिया, क्या? बोरिंग कॉस्ट, एक्चुअल इंटरेस्ट जो हम पे करेंगे वो मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट हुआ. अदर कॉस्ट में क्या क्या आएगा? अदर कॉस्ट में फॉर एग्जांपल मैंने बैंक से लोन लिया, टर्म लोन लिया, टर्म लोन में क्या प्रोसेसिंग फीस लग गया. समझो मैंने डिबेंचर्स इशू किया, डिबेंचर्स इशू करने के टाइम में अंडरराइटिंग कमीशन जो है ना, अंडरराइटिंग कमीशन इनकर करना पड़ा. ये सारे जो है ना डायरेक्टली रिलेटेड टू अरेंजमेंट ऑफ द फंड्स है, ये सारी चीजें अदर कॉस्ट में इंक्लूड हो गए. देन उसके बाद एक्सक्लूड क्या क्या करेंगे हम, क्या करेंगे? एक्सक्लूड क्या क्या करेंगे? एक्सक्लूड हम करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस, ये दोनों एक्सक्लूड करेंगे. कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस. अब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस कब इंक्लूड एक्सक्लूड करेंगे? जब वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट पे क्लासिफाई होगा. यानी क्या? अभी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस हम इंडेस 109 में पढ़ेंगे. इंडेस 109, यहाँ पे इंडेस 32 और 109, या फिर डायरेक्टली मैं 109 लिखता हूँ ना, इस पे सब कुछ आ जाएगा. अब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर एज पर इंडेस 109 दो कैटेगरी में क्लासिफाई होगा. कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस हुआ, डिबेंचर्स हुए, क्योंकि एक स्टूडेंट से मुझे पूछा था कि डिबेंचर का अगर क्लासिफाई होगा इक्विटी में, क्या वो इंक्लूड करेंगे क्या? कोई भी ऐसा चीज है जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में क्लासिफाई हो रहा है,
वो प्रेफरेंस शेयर हो, बॉन्ड्स हो या डिबेंचर्स हो, अगर वो एज एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्लासिफाई हो रहा है तो फिर उस केस में उसका जो बोरिंग कॉस्ट है वो एक्सक्लूड कर देंगे, यानी बोरिंग कॉस्ट के मीनिंग में नहीं आएगा। ठीक है। तो फिर कहाँ पे था मैं, हाँ, 109 के हिसाब से, 109 के हिसाब से हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं इंड एस 109 के हिसाब से एक फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। जो भी प्रेफरेंस शेयर्स है, डिबेंचर शेयर्स, डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स है, उसको क्या क्लासिफाई करते हैं, एक करते हैं किसमें, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट पे, और दूसरा फाइनेंशियल लाइबिलिटी में। इन दोनों का अंतर समझ में आ जाएगा इंड एस 109 में। फाइनेंशियल लाइबिलिटी में करेंगे तो वो जो है ना बोरिंग कॉस्ट मानेंगे, और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में मानेंगे तो फिर वो दैट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मीनिंग ऑफ बोरिंग कॉस्ट। सिंपल। चलो, अब आगे देखते हैं। आगे आगे क्या है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कैलकुलेटेड यूजिंग इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी क्या, हम इंड एस 23 के हिसाब से, इंड एस 23 के हिसाब से क्या करेंगे, हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। क्यों यहाँ पे, क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट जब पे करते हैं वो ठीक है, जब अदर कॉस्ट इंक्लूड होगा, अदर कॉस्ट इंक्लूडेड होगा तो उस केस में क्या करते हैं हम, फॉर द पर्पस ऑफ एब्जॉर्प्शन, अदर कॉस्ट भी एब्जॉर्ब हो जाए मेरे इंटरेस्ट रेट में, उसके लिए हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कंप्यूट करते हैं। जब इफेक्टिव रेट ऑफ कंप्यूट करूंगा तो फिर इंटरेस्ट कैश इनफ्लो इज इक्वल टू कैश आउटफ्लो हो जाएगा। इसका मैंने एग्जांपल दिया था क्लास में, इनिशियली ना, मैंने एग्जांपल दिया था। इनिशियली यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था, ये देखो दिख रहा है, डिबेंचर्स इशू किया था 5 इयर्स के लिए। देन उसके बाद 10,000 1 लाख रुपीज का 10,000 डिबेंचर्स इशू किया था, डिस्काउंट 5% के रेट से डिस्काउंट किया था, और मेरा एक्चुअल प्रोसीड्स कितना था इसमें, 92,500। 92,500 आफ्टर कंसिडरिंग डिस्काउंट और अंडरराइटिंग कमीशन, ये दोनों कंसिडर करने के बाद मेरा इनफ्लो था 92,500। अब मेरा इनफ्लो 92,500 है और मेरा इंटरेस्ट रेट है 10% के हिसाब से। ठीक है, 92,500 मेरा एक्चुअल प्रोसीड्स है, इनफ्लो, और मेरा इंटरेस्ट जो है ना 10% है। क्या ये 10% के इसके ऊपर हम डायरेक्टली इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं या, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, यहाँ पे मेरा इनफ्लो इज नॉट इक्वल टू आउटफ्लो, राइट। मेरा जो है ना एक्चुअल पेमेंट जो होना है, एक्चुअल पेमेंट होना है 1 लाख, बट मुझे मिला कितना, 92,500 है ना, राइट। तो इसके लिए जो डिफरेंस मुझे कवर करना है, मैं क्या करता हूँ, EIR दैट इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कंप्यूट करूंगा, और उसके बेसिस में इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। तो उसका अगर कंप्यूटेशन चाहिए तो रेगुलर क्लास में देख लेना कि कैसा करना है। सिंपल। देन उसके बाद और क्या क्या इंक्लूड होगा, फाइनेंस चार्जेस एज पर फाइनेंस लिस्ट 116 में देख लेंगे इसको। फिर उसके बाद एक्सचेंज डिफरेंसेस अराइजिंग फ्रॉम द फॉरेन करेंसी टू द एक्सटेंट दैट दे आर रिगार्डेड एज एडजस्टमेंट टू द इंटरेस्ट कॉस्ट। एक्सचेंज डिफरेंसेस जो है ना, उसका डिटेल कंसेप्ट यहाँ पे नीचे पढ़ेंगे। कहाँ पर, यहाँ पर, ये दिख रहा है ना, एक्सचेंज डिफरेंसेस सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट एडजस्टमेंट। यस। चलो आगे, बोरिंग कॉस्ट का मीनिंग समझा, बोरिंग कॉस्ट में क्या क्या आएगा, वन इज इंटरेस्ट कॉस्ट एंड अदर वन इज इन अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट में जो है ना अंडर फीस या डायरेक्ट कॉस्ट विच आर इनकर्ड फॉर द अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, वो आएगा। एक्सक्लूड क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स जो है ना, कब एक्सक्लूड करेंगे, जब दे आर क्लासिफाइड एज एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। जब क्लासिफाई होगा एज पर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट तो फिर तब एक्सक्लूड करेंगे, अदरवाइज इसका भी बोरिंग कॉस्ट इंक्लूड करेंगे इफ इट इज क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल लायबिलिटी। देन आएंगे हम क्वालिफाइंग एसेट के यहाँ पे। ठीक है, क्वालिफाइंग एसेट के यहाँ पे आ जाएंगे। क्वालिफाइंग एसेट के यहाँ पे क्या है सर, व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिफाइंग एसेट, what do you mean by qualifying asset? Qualifying asset is nothing but which takes a substantial period of time, क्या, जो लेता है substantial period of time to get ready for its intended use or sale, which takes substantial period of time for its intended use or sale। अब substantial period of time यहाँ पे कहीं पे भी डिफाइंड है क्या इंडियन 23 में, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर उसके लिए हम स्टैंडर्डली हम कितना कंसिडर करते हैं, 12 मंथ्स कंसिडर करते हैं। कितना कंसिडर करते हैं, यहाँ पे नोट दिया है मैंने कि नॉर्मली हम 12 मंथ्स कंसिडर करते हैं। अदरवाइज असेट टू असेट डिफर होगा कि कौन से असेट कौन सा है। मतलब समझो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में हमने देखा था 4 महीने का भी हम क्या है क्वालिफाइंग असेट, मतलब सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम माना है, 6 मंथ भी माना है। तो डिपेंड करता है असेट टू असेट, अदरवाइज हम कितना 12 मंथ्स मान देंगे। उसका एग्जांपल्स है इन्वेंट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, पावर जनरेशन, इंटेंजिबल एसेट एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। अब इन्वेंट्रीज के केस में एक नोट देखा था हमने कि इन्वेंट्रीज जो है ना वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम है तो फिर वो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम में नहीं आएगा और वो क्वालिफाइंग एसेट माना नहीं जाएगा। सिंपल।
देन आएगा फाइनेंशियल असेट्स एंड इन्वेंटरीज दैट आर मैन्युफैक्चर्ड और अदरवाइज प्रोड्यूस इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आर नॉट अ क्वालिफाइंग असेट। यानी अगर शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम है, समझो इन्वेंटरी मेरा 5 दिन में 10 दिन में बन रहा है, या समझो 1 महीने 2 महीने में बन रहा है, तो फिर ये क्या है, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम है ना। शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम है तो फिर उस केस में यहाँ पे क्वालिफाइंग असेट माना नहीं जाएगा। मेरा बोरिंग कॉस्ट खत्म हुआ, क्वालिफाइंग असेट खत्म हुआ। अब आते हैं रिकग्निशन क्राइटेरिया में। अब रिकग्नाइज कैसे करेंगे जो भी बोरिंग कॉस्ट है उसको रिकग्नाइज कैसे करेंगे। जो भी बोरिंग कॉस्ट है वो किसके लिए, 3 चीजों के लिए होना चाहिए। कैप, CAP के लिए क्या, कंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन और प्रोडक्शन। किसके लिए, 3 चीजों के लिए, एक कंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन और प्रोडक्शन। बोरिंग कॉस्ट 3 चीजों के लिए इनकर होना चाहिए। अगर देखोगे, एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन के लिए होना चाहिए। और किसका, क्वालिफाइंग असेट। क्वालिफाइंग असेट का डेफिनेशन पढ़ के आया हमने। क्वालिफाइंग असेट का डेफिनेशन क्या है, इट शुड टेक अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। जस्ट गिव मी अ मिनट। चलो, रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या है, जो भी बोरिंग कॉस्ट है वो किसके लिए इनकर होना चाहिए, 3 चीजों के लिए। वन इज कंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन एंड प्रोडक्शन। ये तीनों चीजों के लिए होना चाहिए और क्वालिफाइंग असेट के लिए होना चाहिए। जब ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होगा वो हम बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे देखो, बोरिंग कॉस्ट that are directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying asset are required to be capitalized as a part of cost of that asset। ठीक है। Then आगे, other borrowing costs are recognized as an expense whenever it is incurred other than construction, acquisition या फिर production। ये तीनों के अलावा कोई भी चीज, अदर चीज के लिए हम क्या एक्सपेंस कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ क्या बोरिंग कॉस्ट है, तो फिर उस केस में क्या करेंगे, उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। सिंपल। देन आगे, इंडियस 23 कौन से चीजें नहीं इंक्लूड करता। फर्स्ट इस इंडियस 41 के हिसाब से एग्रीकल्चर वाला, जो फेयर वैल्यूएशन के बेसिस पे होता है, फेयर वैल्यू के बेसिस में होता है, तो फिर फेयर वैल्यू के बेसिस में कोई भी चीज हो रहा है तो फिर उस केस में इंडियस 23 एक्सक्लूड करता है। देन सेकंड चीज, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज अगर जो है ना वो मैन्युफैक्चर हो रहा है लार्ज क्वांटिटीज में और रेपिटेटिव बेसिस पे, रेपिटेटिव बेसिस यानी हर रोज जो है ना उसका प्रोडक्शन हो रहा है और ये लार्ज क्वांटिटी के बेसिस में हो रहा है, तो फिर उस केस में वो भी एक्सक्लूड हो जाता है इंडियस 23 के हिसाब से। देन कम्स बेरर प्लांट्स। बेरर प्लांट्स यानी क्या है, इंडियस 41 के हिसाब से एग्रीकल्चर जो है ना वो तो एक्सक्लूड होगा, बट बेरर प्लांट जो है ना इंडियस 16 के हिसाब से कंसीडर होता है, तो फिर इस केस में इंडियस 16 के हिसाब से बेरर प्लांट्स के ऊपर इंडियस 23 अप्लीकेबल है। इंडियस 23 के हिसाब से कोई भी बोरिंग कॉस्ट बेरर प्लांट्स के लिए ले रहे हैं तो फिर उस केस में हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे, आगे क्या देखेंगे कि स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट, टाइप्स ऑफ बोरिंग कॉस्ट। ठीक है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बोरिंग कॉस्ट। दो टाइप के हैं नॉर्मली, वन इज स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट, अदर वन इज जनरल बोरिंग कॉस्ट। स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट यानी क्या है, इन केस समझो कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है और वो कंस्ट्रक्शन के लिए स्पेसिफिकली मैंने कुछ बोरो किया है। क्या, कंस्ट्रक्शन हो रहा है या फिर एक्विजिशन हो रहा है या फिर प्रोडक्शन हो रहा है, और इसके लिए मैंने क्या किया, फंड्स बोरो किया। अब फंड्स बोरो किया और ये स्पेसिफिकली टू दैट एसेट है, राइट, वो स्पेसिफिक टू दैट एसेट है, तो उस केस में इसका जो भी बोरोइंग कॉस्ट है, जो भी स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट है ना, इंटरेस्ट कॉस्ट जो भी इनकर कर रहा वो टोटल मैं क्या करूंगा, कैपिटलाइज करूंगा टू दैट एसेट। यहाँ पे क्या टाइम पीरियड इंक्लूड करते हैं, यानी टाइम पीरियड कंसिडर करते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं, टाइम पीरियड कंसिडर नहीं करते यहाँ पे। टोटल बोरोइंग कॉस्ट जो है ना उसको क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। आज जो यहाँ पे पढ़ा देता हूँ मैं, if funds are borrowed specifically, the amount of borrowing cost eligible for capitalization are the actual borrowing cost incurred on that borrowing less any investment income on the temporary investment of excess borrowing fund not yet used। यानी क्या, समझो वो जो बोरिंग किया था उसको मैंने क्या करा, इन्वेस्ट करके रखा। अब इन्वेस्टमेंट करने के बाद मुझे कुछ टेम्पररी इनकम मिला उससे, राइट, टेम्पररी इनकम मिला है। अब टेम्पररी इनकम मिलने से क्या करेगा, मेरा जो बोरिंग कॉस्ट है बोरिंग कॉस्ट को लेस कर दूंगा मेरा टेम्पररी इनकम से। इसका मैंने शायद से एग्जांपल भी लिया था रेगुलर क्लास में। आ जाओ देखते हैं रेगुलर क्लास में कौन सा एग्जांपल लिया था। हम्म, यहाँ पे मैंने क्या लिया था, एग्जांपल लिया था, समझो पीपी लिमिटेड है, वो बिल्डिंग बना रहा है, क्या, फॉर द पर्पस ऑफ द कंस्ट्रक्शन पीपी लिमिटेड रेज अमाउंट थ्रू इशू ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स इशू करके क्या किया, अमाउंट रेज किया। अब यहाँ पे इंटरेस्ट जो है ना, इंटरेस्ट विल बी कंप्लीटली कैपिटलाइज्ड ऑन द फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। यानी क्या, जो भी इंटरेस्ट है टोटल का टोटल मैं क्या करूंगा यहाँ पे इस बिल्डिंग के कॉस्ट में कैपिटलाइज कर दूंगा। ठीक है, अमाउंट रिसीव कितना है डिबेंचर से, 10 लाख है, राइट। 5 लाख मैंने यूज किया था कंस्ट्रक्शन के लिए, और 5 लाख जो है ना, 5 लाख इन्वेस्ट करके रखा 6 मंथ्स के लिए, राइट। और इसके ऊपर मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट इनकम, बरोबर। तो फिर यहाँ पे मैं कैपिटलाइज कितना कर सकता हूँ, एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना पड़ेगा। एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट कितना है मेरा, जो भी इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट माइनस मेरा टेम्पररी इनकम, इंटरेस्ट माइनस टेम्पररी इनकम मैं क्या कर सकता हूँ, कैपिटलाइज कर सकता हूँ। ये मेरा स्पेसिफिक बोरोइंग है। सिंपल, इज दैट क्लियर। Yes, sir.
बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन, एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड ऑन दैट बोरिंग ड्यूरिंग द पीरियड माइनस इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन द टेम्पररी इन्वेस्टमेंट ऑफ दीज बोरिंग्स इफ एनी। ठीक है, टाइम पीरियड यहाँ पे कंसिडर नहीं होता, इसका स्पेसिफिकली मैंने एक नोट दे दिया है यहाँ पे, इन केस ऑफ स्पेसिफिक बोरिंग। देन आएगा मेरा जनरल बोरिंग्स। जनरल बोरिंग क्या है? एनीथिंग एनी बोरिंग्स अदर देन स्पेसिफिक बोरिंग्स इज माय जनरल बोरिंग। सिंपल, any borrowings other than my specific borrowing will be my general borrowing। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जनरल बोरिंग में क्या क्या इंक्लूड होगा? जो भी बोरिंग्स बचा है स्पेसिफिक बोरिंग के अलावा, जो भी बोरिंग्स बचा है वो मेरा जनरल बोरिंग्स के लिए यूज करूंगा। यानी क्या, समझो मैंने फंड्स बोरो करके रखा था फॉर अदर पर्पस, कोई भी दूसरा पर्पस के लिए, बट यहाँ पे कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन या प्रोडक्शन चल रहा है, राइट, और वो बोरिंग्स मैंने क्या किया, इशू यूज कर लिया मेरा कंस्ट्रक्शन के लिए। अब यहाँ पे बताओ, सिंपल सी चीजें, ये जो बोरिंग्स है ये स्पेसिफिकली तो नहीं लिया ना मैं उस पर्टिकुलर एसेट के लिए, नहीं लिया, तो फिर उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जो टोटल बोरिंग्स है, अब कौन सा बोरिंग से यूज किया है वो भी बताना है। उसके लिए हम नॉर्मली क्या कंप्यूट करते हैं, वैक कंप्यूट करते हैं। अब वैक का फुल फॉर्म क्या है? वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट। ठीक है, ये वैक कंप्यूट करते हैं बेस्ड ऑन ऑन द टोटल लोन्स, 3-4 लोन है और वो लोन के बेसिस में मुझे वैक कंप्यूट करना पड़ेगा। वैक क्या है? जो रेट है, एक स्पेसिफिक रेट, जो रेट से हम क्या करेंगे, जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा एक्सपेंडिचर के ऊपर हम इंटरेस्ट कॉस्ट निकलेंगे और उसको कैपिटलाइज करेंगे। ठीक है, आ जाओ देखेंगे। बोरिंग विच आर नॉट स्पेसिफिक बोरिंग रिप्रेजेंट्स जनरल बोरिंग, राइट, when the funds are borrowed specifically for a qualifying asset and that asset is ready for use। अच्छा, ये एक और नोट है, जहां पे समझो मैंने स्पेसिफिक असेट के लिए मैंने स्पेसिफिकली बोरिंग करके रखा था, राइट, और वो असेट जो है ना वो रेडी फॉर यूज है। असेट के लिए मैंने स्पेसिफिकली बोरो करके रखा था और वो असेट रेडी फॉर यूज है, रेडी फॉर सेल है। सिंपल। अब यहाँ पे असेट रेडी फॉर यूज है, रेडी फॉर सेल है, और उसका कैपिटलाइजेशन सीज हो गया, खत्म हो गया, अब नहीं कर रहे, राइट, बट आउटस्टैंडिंग है मेरा स्पेसिफिक बोरिंग, माय स्पेसिफिक बोरिंग्स आर स्टिल आउटस्टैंडिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट। तो फिर इस केस में स्पेसिफिक बोरिंग को हम क्या कंसिडर करेंगे, एज अ जनरल बोरिंग कंसिडर कर सकते हैं, और इसके ऊपर हम वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट में इंक्लूड कर सकते हैं। सिंपल। तो फिर यहाँ पे देखो आगे क्या बोल रहा है, when funds are borrowed specifically for qualifying asset and that asset is ready for use but specific borrowing still exists repayable and outstanding at the balance sheet date, then such borrowing shall be considered as general borrowing and considered while computation of weighted average capitalization rate। राइट, अब वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट कैसा कंप्यूट करेंगे, उसका स्टेप्स दिया है देखो। टोटल बोरिंग कॉस्ट एक्सेस स्पेसिफिक बोरिंग डिवाइडेड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग बोरिंग ऑफ द एंटिटी ड्यूरिंग द पीरियड। यानी क्या, मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल मेरा लोन्स, टोटल लोन्स, मेरा वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट रहेगा, और उसको वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट को क्या करूंगा मैं, बेस्ड ऑन एक्सपेंडिचर इनटू कैपिटलाइजेशन रेट और मंथ करके मैं क्या करूंगा, कैपिटलाइज कर दूंगा। सिंपल। और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस का ये दिया है टैगिंग क्या, टू टेस्ट नॉलेज का सेकंड या थर्ड क्वेश्चन कर लो, 8 और 9 इलस्ट्रेशन का कर लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। तो जनरल बोरिंग सिंपल है, अगर समराइज कर लो दोनों के केस में, समराइज कर लो दोनों के केस में, तो समरी तुम लोग को समझ में आ जाएगा। एक मिनट आ जाओ, हाँ देखो बोरिंग्स का समरी। सबसे पहले स्पेसिफिक बोरिंग और जनरल बोरिंग। ठीक है, अब किसके लिए बोरो होना चाहिए, बोरिंग किसके लिए होना चाहिए, स्पेसिफिकली फॉर सीएपी, फॉर क्वालिफाइंग असेट, राइट। यहाँ पे अदर देन स्पेसिफिक बोरिंग जो भी आएगा वो मेरा क्या है, जनरल बोरिंग है, राइट। तो फिर यहाँ पे स्पेसिफिक बोरिंग स्पेसिफिकली मैं बोरो करता हूँ, और जनरल बोरिंग अदर देन स्पेसिफिक बोरिंग जो भी है वो जनरल बोरिंग आएगा। क्या यहाँ पे टाइम पीरियड कंसिडर होगा क्या स्पेसिफिक बोरिंग में, बिल्कुल भी नहीं, बट यहाँ पे टाइम पीरियड कंसिडर होगा। यानी क्या, जनरल बोरिंग कितने महीनों के लिए यूज कर रहा है वो देखूंगा, और उसके बेसिस पर मैं कैपिटलाइजेशन करूंगा। देन कम्स टेम्पररी इनकम। टेम्पररी इनकम क्या है, टेम्पररी इनकम डिडक्ट करेंगे, और यहाँ पे भी टेम्पररी इनकम डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक स्पेसिफिक नोट है, क्या स्पेसिफिक नोट है कि इनके स्पेसिफिक बोरिंग्स जो है ना वो लिया था स्पेसिफिक असेट के लिए, और वो असेट रेडी फॉर यूज है और रेडी फॉर सेल है, एंड स्पेसिफिक बोरिंग इज आउटस्टैंडिंग एज ऑन डेट, एज ऑन बैलेंस शीट डेट। तो फिर उस केस में दैट स्पेसिफिक बोरिंग विल बी कंसिडर्ड इन द पूल ऑफ जनरल बोरिंग एंड विल बी कंसिडर्ड फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन डेट। और उसके रिलेटेड एक मैंने क्या लिया था, एग्जाम्पल लिया था। एग्जाम्पल देख लीजिए जनरल बोरिंग का। आ जाओ देखते हैं। ए लिमिटेड हैज द फॉलोइंग बोरिंग्स ऑन 1 अप्रैल X1। X1 को क्या, इसके पास बोरिंग्स है, लॉन्ग टर्म लोन है, कितना, 10% के रेट से, 10 lakhs, और इंटरेस्ट उसके ऊपर 1 लाख है। देन वर्किंग कैपिटल लोन है 13% की रेट से, 5 लाख उसका बैलेंस है प्रिंसिपल, एंड 65,000 जो है ना वो उसका इंटरेस्ट है। तो फिर टोटल मेरा बैलेंस 15 lakhs हुआ, एंड मेरा उसके ऊपर इंटरेस्ट 1,65,000 हुआ। अब मुझे क्या करना है, कंप्यूट करना है। सबसे पहले जनरल बोरिंग्स में हम वैक कंप्यूट करते हैं। क्यों वैक कंप्यूट करते हैं, क्योंकि एक से ज्यादा लोन है यहाँ पे, राइट, एक से ज्यादा लोन है, तो फिर कौन से इंटरेस्ट रेट से मुझे कैपिटलाइजेशन करना है वो पता नहीं है ना। तो उसके लिए एक कंप्यूटेशन रेट निकलता है, एक रेट निकलता है वैक, वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट, जहां पे हम उस रेट के हिसाब से हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे
कंप्यूट कंप्यूट करना है मुझे, क्या कंप्यूट करना है, वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट। आगे क्या बोल रहा है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। 1 जुलाई को कितना क्या है, 2,50,000, और 1 दिसंबर को कितना, 3 लाख किया है। अब मुझे क्या है, एलिजिबल बोरिंग कॉस्ट कंप्यूट करना है। तो सबसे पहले वैक कंप्यूट करूंगा, वैक बोरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल फंड्स आउटस्टैंडिंग, राइट। तो फिर मेरा टोटल बोरिंग कॉस्ट कितना है, 1,65,000, राइट। और मेरा बैलेंस आउटस्टैंडिंग कितना है, 15 lakhs। तो फिर बोरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल फंड्स करूंगा, तो फिर मेरा वैक आ जाएगा, वैक कितना आया, 11%। कितना आया, 11%, सिंपल। इसका अल्टरनेटिव दूसरा है, वो ठीक है देख लेना। नॉर्मली वैक कंप्यूट कैसे करना है वो बता दिया मैंने। देन आगे आता है हमारा क्या, कंप्यूटेशन वाला पार्ट, जहां पे हम कैपिटलाइजेशन निकलेंगे। अब देखो कि मेरा एक्सपेंडिचर कब कब हो रहा है, कब कब हो रहा है, 1 जुलाई को हो रहा है। 1 जुलाई को X1 को हो रहा है। तो फिर 1 जुलाई X1 से लेके एज ऑन 31 मार्च कितने महीने बन रहे हैं, कितने महीने बन रहे हैं, अप्रैल और मई और जून, ये 3 महीने निकाल दो। तो 9 मंथ्स के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 2,50,000 जो है ना वो इनकर कर रहा हूँ, 2,50,000 9 मंथ्स के लिए इनकर कर रहा हूँ। तो फिर यहाँ पे क्या करूंगा, 2,50,000 इंटू 11%, 11% मेरा कैपिटलाइजेशन रेट है, राइट। 11% मेरा कैपिटलाइजेशन रेट है, इंटू 9/12। क्यों, क्योंकि 9 मंथ्स के लिए मैं वो फंड्स यूज कर रहा हूँ या फिर एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ ओनली फॉर द 9 मंथ्स। तो फिर ये अमाउंट आ जाएगा मेरा। नेक्स्ट, मेरा दिसंबर, दिसंबर में एक और एक्सपेंडिचर किया है मैंने, राइट। दिसंबर को एक और एक्सपेंडिचर किया, दिसंबर में 3 lakhs किया है। दिसंबर से लेके मार्च तक यूज होगा 4 महीने के लिए, तो 4 महीने के लिए मैं कंप्यूट कर लूंगा कैपिटलाइजेशन, कितना, 11,000, यानी बोरिंग कॉस्ट 31,625 मैं क्या कर सकता हूँ, कैपिटलाइज कर सकता हूँ इन दी कॉस्ट ऑफ द एसेट, राइट। ये मेरा हुआ जनरल बोरिंग का एग्जांपल। आ जाओ मैं स्पेसिफिक बोरिंग का एग्जांपल भी बता देता हूँ। देखो स्पेसिफिक बोरिंग का एग्जांपल, ए लिमिटेड borrowed 10%, 50 lakhs टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ टू क्वालिफाइंग एसेट। यहाँ पे दो क्वालिफाइंग एसेट है, और कितना लोन है इसका, 50 lakhs है, और उसका इंटरेस्ट रेट है 10%, ठीक है। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब हुआ, 1 अप्रैल X1 को स्टार्ट हुआ, राइट। अब लोन फैसिलिटी वॉज availed on 1st April X1 and was utilized as follows with the remaining funds invested at the rate of 5%। यानी क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है, लोन जो है ना, लोन लोन 1 अप्रैल से यूज करना चालू कर दिया हमने, बट जब भी लोन यूज कर रहा हूँ जो भी रिमेनिंग फंड्स है वो 5% के रेट से इन्वेस्टेड था। कितना, 5% के रेट से। अब एक्सपेंडिचर देख लो, 1 अप्रैल X1 को कितना किया, फैक्ट्री बिल्डिंग के ऊपर और ऑफिस बिल्डिंग के ऊपर इतना सारा एक्सपेंडिचर किया। हमें क्या करना है, कंप्यूटेशन करना है, कैपिटल बोरिंग कॉस्ट का कंप्यूटेशन करना है। चले, हम देखते हैं कैसे कंप्यूट करना है। अब क्या सर यहाँ पे वैक निकलने की जरूरत है क्या, स्पेसिफिक बोरिंग के केस में, स्पेसिफिक बोरिंग केस में वैक क्यों कंप्यूट करेंगे हैं, एक स्पेसिफिक लोन है और स्पेसिफिक असेट के ऊपर है, तो फिर वैक कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है। जितना भी रेट है, कितना रेट है यहाँ पे, 10%, राइट। 10% के बेसिस में क्या करूंगा, कैपिटलाइजेशन कर दूंगा। और एक्सपेंडिचर देखो, 1 अप्रैल को हुआ है और 1 अक्टूबर को हुआ है। 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को हुआ है सर, यहाँ पे हमने क्या क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड कंसिडर करना है क्या, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 मंथ्स के लिए ये यूज किया है, और 6 मंथ्स के लिए ये यूज किया है। क्या हम ये 12 मंथ्स के लिए करें, ये 6 मंथ्स के लिए करें, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये स्पेसिफिक बोरिंग है। स्पेसिफिक बोरिंग के केस में हम क्या करते हैं, टोटल जो भी मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट है, बोरिंग कॉस्ट है, हम कैपिटाइज कर देते हैं, उसमें से सिर्फ लेस करेंगे हमारा जो भी इन्वेस्टेड इनकम था ना, इन्वेस्टेड इनकम या इंटरेस्ट इनकम, उसको क्या करेंगे, हम लेस कर देंगे। तो आ जाओ देखो, फैक्ट्री बिल्डिंग के ऊपर और ऑफिस बिल्डिंग के ऊपर बोरिंग कॉस्ट कंप्यूट किया मैंने। टोटल कॉस्ट कितना है, टोटल कॉस्ट 20 फैक्ट्री बिल्डिंग के ऊपर, राइट। टोटल 20 lakhs है, तो 20 lakhs इंटू 10%, 20 lakhs इंटू 10%, तो मेरा आ गया 2 lakhs का इंटरेस्ट इनकम। देन सेकेंड, यहाँ पे ऑफिस बिल्डिंग के ऊपर 30 लाख क्या क्या खर्चा किया, तो फिर 30 lakhs इंटू 10%, 3 लाख का इंटरेस्ट इनकम आ गया, सिंपल। तो फिर 2 लाख और 3 लाख, सिंपल। आगे क्या है, आगे बोल रहे थे कि 5% के रेट से हमने इन्वेस्टमेंट करके रखा है। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक, 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक 6 मंथ तक मेरा जो फंड्स है ना, मेरा जो फंड्स है वो वेकेंट पड़ा था। तो फिर ये फंड्स को, वेकेंट जो पड़ा था 6 महीने के लिए, उसको क्या करा, इन्वेस्ट करके रखा 5% के रेट से, राइट। तो फिर यहाँ पे जो 10 lakhs जो है ना, 10 lakhs, जो 10 lakhs 6 महीने के लिए वेकेंट था ना, वो इन्वेस्टमेंट करके रखा। और ऑफिस बिल्डिंग के केस में 15 lakhs जो वेकेंट पड़ा था उसको क्या करके रखा, मैंने इन्वेस्ट करके रखा। तो फिर ये पे 10 lakhs 5% के हिसाब से 6 मंथ्स के लिए मुझे इंटरेस्ट इनकम कंप्यूट करना पड़ेगा। देखो 10 lakhs इंटू 5% इंटू 6/12, 6 महीने के लिए इन्वेस्टेड था ना। यहाँ पे 15 lakhs इंटू 5% इंटू 6/12, ये मेरा 6 मंथ्स के लिए था, राइट। अब 6 मंथ्स के लिए मेरा इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट इनकम मिल गया, वो लेस कर दूंगा, ये टेम्पररी इनकम, तो फिर मेरा एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट आ गया। और ये एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट मैं कैपिटलाइज कर सकता हूँ मेरे कॉस्ट ऑफ एसेट में, ठीक है।
चलो, मेरा हो गया। होप सो यू अंडरस्टूड स्पेसिफिक और जनरल बोरिंग, समझा ना? कोई डाउट है बताओ। नो सर, नो। हम्म, चलो आगे देखते हैं अब। आगे क्या है? आगे जो है ना, हमारा कमेंसमेंट, सस्पेंशन एंड सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। ये क्या है, मतलब क्या है? कमेंसमेंट यानी कब से स्टार्ट करूं मैं, मेरा कैपिटलाइजेशन और बोरिंग कॉस्ट कब से स्टार्ट करूं। अगर बीच में कोई रोक टोक हो गया तो फिर उस केस में सस्पेंशन करना है, और मेरा कैपिटलाइजेशन कब से बंद करना है वो मेरा है। सबसे पहला स्टार्ट कब से करे वो देखते हैं। चलो, स्टार्ट कब से करें? कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन यानी क्या? मेरे जो बोरिंग कॉस्ट है उसको कब से मैं कैपिटलाइज कर सकता हूँ मेरे जो कॉस्ट ऑफ असेट में। तो यहाँ पे इंड एस 23 ने तीन कंडीशन दिया है। तीन कंडीशन क्या है? एक, एक्सपेंडिचर, ऑल द एक्सपेंडिचर जो है ना वो इनकर होना चाहिए। देखो, एक्सपेंडिचर फॉर दैट असेट आर बीइंग इनकर्ड, ठीक है। सेकंड, नेसेसरी एक्टिविटीज फॉर दैट असेट कंस्ट्रक्शन। नेसेसरी एक्टिविटीज जो है ना वो चालू रहना चाहिए। अब नेसेसरी एक्टिविटी भले ही वो इनिशियल स्टेप हो, इनिशियल स्टेप यानी क्या? यहाँ पे एग्जांपल दिया था, समझो कोई भी मुझे कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है। अब फैक्ट्री बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने सबसे पहले मुझे लैंड चाहिए होगा, राइट? या फिर कंस्ट्रक्शन करने लाइसेंस चाहिए होगा, राइट? तो फिर यहाँ पे ये लाइसेंस मुझे पहले एक्वायर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन चालू होगा ना। तो फिर ये लाइसेंस इज इनिशियल स्टेप। तो इनिशियल स्टेप को क्या करना पड़ेगा? नेसेसरी एक्टिविटीज। जब मैं लाइसेंस ले लूंगा तो फिर उस केस में ऑल द नेसेसरी एक्टिविटीज रिलेटिंग टू दैट एसेट वो स्टार्ट हो गया। देखो, एक्टिविटीज दैट आर नेसेसरी टू प्रिपेयर द एसेट फॉर इट्स intended use or sale are in progress. Example, technical and administrative work prior to the commencement of the physical construction. टेक्निकल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क यानी क्या? लाइसेंस लेना या फिर लैंड परचेस करना, ये सारे क्या है? मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, ये स्टार्ट हो जाना चाहिए। देन उसके बाद बोरिंग कॉस्ट इनकर करना चाहिए, बोरिंग कॉस्ट इनकर होना चाहिए। समझो यहाँ पे बोरिंग कॉस्ट इनकर नहीं हो रहा है, समझो क्या है सर? फॉर एग्जांपल, मेरा जो है ना नेसेसरी एक्टिविटीज चल रहा है, राइट? फिर उसके बाद सेकेंड, मेरा एक्सपेंडिचर भी इनकर हुआ। थर्ड, मेरा बोरिंग कॉस्ट यहाँ पे अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, राइट? स्टार्ट नहीं हुआ अब तक, यानी कि मैंने लोन नहीं लिया और अब मेरा बोरिंग कॉस्ट इनकर नहीं हो रहा, तो फिर उस केस में हम बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर सकते हैं क्या? जब बोरिंग कॉस्ट इनकर ही नहीं हो रहा है तो फिर उस केस में बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कैसे करोगे? नहीं कर सकते। जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, क्या? एक, नेसेसरी एक्टिविटीज शुड बी इन प्लेस। थर्ड, मेरा एक्सपेंडिचर इनकर होना चाहिए। तो और बोरिंग कॉस्ट इनकर होना चाहिए, ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो मैं क्या बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर सकता हूँ। ये तीनों कंडीशन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? क्या सर यहाँ पे? समझो फॉर एग्जांपल, मेरा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट चालू हुआ है 1 जुलाई को, 1 जनवरी को समझो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया, राइट? और मेरा जो है ना लोन है ना, मैंने लिया 31 मार्च को। क्या? मेरा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है 1 जनवरी को और मेरा लोन जो है ना 31 मार्च को स्टार्ट हुआ है। तो फिर यहाँ पे डाउट आएगा, क्या डाउट आएगा कि ये कंस्ट्रक्शन तो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, क्या इस पीरियड के बीच में कैपिटलाइजेशन अलाउड है क्या? इस पीरियड के बीच में कैपिटलाइजेशन अलाउड है क्या? 1 जनवरी से 31 मार्च। यहाँ पे मेरा लोन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो फिर कैपिटलाइजेशन कैसे करोगे? नहीं करेंगे। अब क्या है आगे, क्या है क्वेश्चन कि सर यहाँ पे समझो 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से मेरा क्या ये जो एक्सपेंडिचर इनकर हुआ ना 1 जनवरी को, क्या उसके ऊपर कैपिटलाइजेशन अवेलेबल होगा क्या? आफ्टर टेकिंग लोन, आफ्टर टेकिंग लोन, क्या 1 अप्रैल को जो भी एक्सपेंडिचर होगा प्लस जो जैन में हुआ था एक्सपेंडिचर, क्या उसके ऊपर अवेलेबल होगा? अवेलेबल होगा, राइट? लोन लेने के बाद बोरिंग कॉस्ट इनकर हो रहा, पहले ही अगर कुछ एक्सपेंडिचर इनकर किया है वो एलिजिबल है फॉर द पर्पस ऑफ बोरिंग कॉस्ट, यानी क्या उसके ऊपर बोरिंग कॉस्ट हम ले सकते हैं 1 जनवरी का। इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन है, हमने किस पे सॉल्व किया था? हमने आरटीपी के क्वेश्चंस में ना एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। ये समझ गया कमेंसमेंट के लिए तीन कंडीशन होना चाहिए। एक, एक्सपेंडिचर फॉर द एसेट शुड बी इनकर्ड। सेकंड, बोरिंग कॉस्ट शुड बी इनकर्ड एंड ऑल द नेसेसरी एक्टिविटी शुड बी इन प्लेस। थर्ड, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। सस्पेंशन यानी क्या? समझो मेरा काम चल रहा था अच्छा खासा मेरा काम चल रहा था, और अच्छा खासा काम चलने के बीच में रोक टोक आ गया। रोक टोक इन द सेंस, कुछ ये ऐसे चीजें आ गए जहां पे, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल के साथ में समझाता हूँ। कुछ ऐसे चीजें आ गए जहां पे अननेसेसरी एक्टिविटीज है। क्या है अननेसेसरी? सस्पेंशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज कर रहा हूँ, राइट? कंस्ट्रक्शन चल रहा है, 1 अप्रैल X1 को मेरा ब्रिज कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ।
और यहाँ पे बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन कमेंस हो गया। देन आ गया 1 अगस्त X1। 1 अगस्त X1 को क्या है, रेन्स चालू हो गया। रेन्स यानी क्या, हैवी बारिश हो रहा था। और बारिश के सीजन में क्या है, जो ब्रिज बनाते हुआ पानी में बना रहा हूँ, मतलब जो है ना समंदर, समंदर में मैं ब्रिज बना रहा हूँ समझो। अब समंदर में जब ब्रिज बना रहा हूँ उस केस में क्या होगा, बारिश के सीजन में पानी का लेवल्स हाई हो गए। फिर पानी के लेवल्स हाई होंगी तो फिर काम करना नहीं जमेगा। दिस इज नथिंग बट टेम्पररी ब्रेकडाउन, राइट। यानी क्या, 20-25 दिन के लिए ये रहेगा, वाटर लेवल्स हाई, उसके बाद नॉर्मल लेवल में आ जाएंगे। तो फिर दिस इज नथिंग बट टेम्पररी, टेम्पररी ब्रेकडाउन, यानी टेम्पररी मेरा काम में रोक टोक है। तो फिर इस केस में सस्पेंशन नहीं होगा, मेरा कैपिटलाइजेशन चालू रहेगा। सिंपल। समझो 1 नवंबर को मेरा जो है ना एम्प्लॉय स्ट्राइक करना चालू कर दिया। किसके लिए, बोनस के लिए। बोनस के लिए एम्प्लॉय स्ट्राइक करना चालू करे। और ये जो है ना 2 महीने के लिए चला, नवंबर और दिसंबर के लिए। तो यहाँ पे बताओ, ये जो है ना ये नेसेसरी एक्टिविटी है क्या। रेंस वाला तो नेसेसरी था, वो नहीं रोकेंगे तो फिर जो है ना एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं ब्रिज के ऊपर, उनका लाइफ को खतरा था। बट ये जो एम्प्लॉयज जो स्ट्राइक कर रहे हैं, ये तो अननेसेसरी एक्टिविटीज है कि कुछ एक्स रीजन की वजह से हो रहा है, राइट। उस केस में इस पीरियड के बीच में हम क्या करेंगे, सस्पेंड कर देंगे कैपिटलाइजेशन। यानी क्या, इंटरेस्ट कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करेंगे इस पीरियड में। जो भी इंटरेस्ट कॉस्ट रहेगा, जो भी इंटरेस्ट कॉस्ट रहेगा, इसको मैं क्या करूंगा, पीएनएल में ट्रांसफर कर दूंगा। क्या करूंगा, पीएनएल में ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है। एंड उसके बाद 31 दिसंबर से जैसे नॉर्मल हो गया वर्किंग, तो फिर नॉर्मली हम कैपिटलाइजेशन चालू रखेंगे। तो सिंपल है, सस्पेंशन क्या है, ड्यू टू अननेसेसरी रीजंस कोई भी मेरा काम में रोक टोक आता है तो फिर उस केस में मुझे कैपिटलाइजेशन सस्पेंड करना पड़ेगा। अब सस्पेंशन में दो केसेस है, वन इज टेम्पररी, अदर वन इज नॉन टेम्पररी। टेम्पररी यानी क्या, ड्यू टू नेचुरल रीजन, नेचुरल कॉजेस की वजह से हो रहा है, तो फिर उस केस में हम कैपिटलाइजेशन नहीं रोकेंगे, कैपिटलाइजेशन चालू रहेगा। अदरवाइज अननेसेसरी रीजन जैसा एम्प्लॉय स्ट्राइक आ गया, या फिर समझो नेशनल क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही एक्स रीजंस की वजह से आ गया। एक्स रीजंस मतलब एम्प्लॉय स्ट्राइक, जैसे यहाँ पे एक्स एम्प्लॉय स्ट्राइक आ गया, राइट। और समझो मेरा मटेरियल खत्म हो गया। मटेरियल यानी क्या, काम कर रहा था और मटेरियल खत्म हो गया, और मटेरियल मिलने में मुझे 2-3 महीने लगेंगे। तो यहाँ पे जब बिजनेस कर रहे हैं, जब काम कर रहे हैं, तो फिर पहले ही मुझे मटेरियल मंगा के रखना पड़ेगा ना, जब खत्म हुआ है, जब खत्म हो रहा है करके मुझे पता चला, तो पहले ही मंगा के रखने का। यहाँ पे क्या, ड्यू टू क्या बोलते हैं, मटेरियल खत्म हो गया, तो फिर खत्म होने के बाद अभी क्या है, मेरा काम रुक गया 3-4 महीने के लिए, राइट। तो फिर उस केस में ये क्या, अननेसेसरी रीजन है, तो फिर अननेसेसरी रीजन की वजह से जब भी रोक टोक आया तो फिर सस्पेंशन कर देंगे। और वो सस्पेंशन के टाइम में जो भी इंटरेस्ट कॉस्ट है उसको पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। देन आएगा सेसेशन ऑफ कैपिटल। ठीक है, सेसेशन ऑफ कैपिटल यहाँ पे दिखा दूं, कैपिटलाइजेशन इज सस्पेंडेड ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड पीरियड्स इन विच एक्टिव डेवलपमेंट इज इंटरप्टेड ड्यू टू अननेसेसरी रीजंस। ठीक है। अगर टेम्पररी है तो इग्नोर सस्पेंशन, इफ अदर देन टेम्पररी देन सस्पेंड द कैपिटलाइजेशन। ठीक है। देन कम्स सीसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। सीसेशन के लिए आ जाओ यहाँ पे। अब सीसेशन मतलब क्या है, जब भी मेरा असेट जो है ना रेडी फॉर यूज है, रेडी फॉर यूज इन द सेंस क्या, ऑल द नेसेसरी एक्टिविटीज आर कंप्लीटेड, मेरा असेट जो है ना अभी यूज रेडी फॉर यूज है एंड रेडी फॉर सेल है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो भी कैपिटलाइजेशन कर रहा था अब तक जो भी कैपिटलाइजेशन कर रहा था उसको क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, राइट। जो भी असेट का कैपिटलाइजेशन कर रहा, असेट में जो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कर रहा था उसको क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। ठीक है। अब सीसेशन में दो चीजें, वन इज पार्ट पार्ट सीसेशन, और दूसरा जो है ना कंप्लीट जो मशीनरी है उसका सिचुएशन। तो फिर सबसे पहले पार्टिसिपेशन यानी क्या है, समझो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, एग्जांपल देख लो। पीपी लिमिटेड जो है ना वो मशीनरी बना रहा है, राइट। पीपी लिमिटेड मशीनरी बना रहा है, और पार्ट वन है और पार्ट टू है, राइट। पार्ट वन है और पार्ट टू है। और पार्ट वन जो है ना, पार्ट वन कैन बी यूज्ड ओनली विद पार्ट टू। ठीक है। पार्ट वन कैन बी यूज्ड ओनली विद द पार्ट टू, और पार्ट टू कैन बी यूज्ड विद ओनली विद पार्ट वन। यानी क्या, ये एक एज अ क्लब पार्ट वन के बिना पार्ट टू यूज नहीं कर सकता हूँ, पार्ट टू के बिना पार्ट वन यूज नहीं कर सकता। तो फिर यहाँ पे क्या है, बोथ द मशीन्स आर इन डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, राइट। बोथ द मशीन्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो उस केस में यहाँ पे जब भी कैपिटलेशन कब सीज होगा, जब मेरा मशीनरी एज अ होल जब बन जाता है, मशीनरी एज अ होल जब बन जाएगा, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, कैपिटलाइजेशन सीज कर दूंगा। सिंपल। ये टोटल मशीनरी के केस है। सेकेंड चीज, समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे, समझो एग्जांपल, पार्ट वन जो है ना वो इंडिपेंडेंट है, राइट। वो जब भी बन गया वो पार्ट को मैं इंडिपेंडेंटली यूज कर सकता हूँ सेल के लिए या यूज कर ले। अगर पार्ट वन बन गया तो इट इज रेडी फॉर यूज एंड सेल। सिंपल। तो फिर उस केस में, अगर इवन इफ पार्ट टू इज नॉट रेडी, इवन इफ माई पार्ट टू इज नॉट रेडी, पार्ट वन कैन बी यूज्ड इंडिपेंडेंटली,
तो यहाँ पे जो भी बोरिंग कॉस्ट है, जब भी पार्ट वन रेडी हो जाएगा तब सीज कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाओ एग्जांपल देखते हैं। पार्ट वन इंडिपेंडेंट एंड कैन बी यूज इंडिपेंडेंटली एंड सोल्ड इंडिपेंडेंटली। तो फिर इस केस में सिंस पार्ट वन इज completed and is independent, therefore capitalization on part one ceases on 1st September as it is ready for use and sale। जब भी रेडी फॉर यूज और सेल आएगा फिर पार्ट वन के ऊपर सीसेशन हम कर देंगे स्टार्ट। ठीक है, एक और न्यू सेशन क्रिएट करते हैं। चलो हम कहा थे सिचुएशन में। सिचुएशन का एक और एग्जांपल दूं तो बिल्डिंग वाला पार्ट। बिल्डिंग यानी क्या, समझो हम बिल्डिंग बना रहे हैं, दो तीन 3 फ्लोर्स का बना रहे हैं, समझो ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है। अब यहाँ पे जब ग्राउंड रेडी हो जाएगा और फर्स्ट रेडी हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे जब भी ग्राउंड फ्लोर रेडी हो जाएगा तो फिर वो रेडी फॉर यूज है और उसको यूज कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, सिंपल। फर्स्ट फ्लोर जब भी रेडी हो जाएगा तो फिर उस केस में उसको रेडी मतलब वो उसको यूज कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं, सिंपल। इट मीन्स दैट फर्स्ट फ्लोर एंड ग्राउंड फ्लोर इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेकंड फ्लोर। यानी क्या, सेकंड फ्लोर बने ना बने मैं इस फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर को यूज कर सकता हूँ, सिंपल। तो फिर उस केस में जब भी ये रेडी फॉर यूज हो जाएगा फर्स्ट फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर, तो फिर उस केस में इसमें हम क्या कर सकते हैं, कैपिटलाइजेशन रोक देंगे। राइट, जब तक ये बनेगा तब तक कैपिटलाइज करेंगे, जब बन जाएगा इसको क्या कर देंगे, रोक देंगे। दिस इज नोन एज पार्टिसिपेशन। राइट, दिस इज नोन एज पार्टिसिपेशन। आ जाओ यहाँ पे पढ़ा देता हूँ क्या है। कैपिटलाइजेशन ceases when substantially all the necessary activities to prepare the qualifying asset for its intended use or sale are complete, when the construction of qualifying asset is complete in parts, and each part is capable of being used while construction continues, or other parts, capitalization of borrowing cost ceases when substantially all activities necessary to prepare that part for its intended use and sale is completed। यानी क्या, अगर पार्ट में कर रहे हैं और दैट पार्ट इज सफिशिएंट टू बी यूज्ड अदर देन मेरा जो है ना दूसरा एसेट, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर एसेट, तो फिर उस केस में उस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर मेरा कैपिटलाइजेशन सीज हो जाएगा। एग्जांपल देखो, और बिजनेस पार्क कंप्राइजिंग सेवरल बिल्डिंग्स ईच ऑफ विच कैन बी यूज्ड इंडिविजुअली is a qualifying asset for which each part is capable of being used while construction continues on other parts। तो फिर हमने अभी तक क्या क्या देखा था, हमने बोरिंग कॉस्ट देखा है, क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है वो देखा है, फिर उसके बाद रिकग्निशन का क्राइटेरिया देखा, फिर उसके बाद स्पेसिफिक बोरिंग एंड जनरल बोरिंग का डिफरेंस देखा, देन उसके बाद कमेंसमेंट, सस्पेंशन और सिसेशन का केस में क्या क्या है वो देखा। अब कमेंसमेंट के केस में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। ठीक है, जब भी गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगा तो फिर इस केस में गवर्नमेंट ग्रांट मुझे मिलेगा, एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ, समझो कोई भी अच्छा अच्छा कॉस्ट कर रहा हूँ, बैकवर्ड एरियाज में मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ या फिर फैक्ट्री बना रहा हूँ, वहां पे पीपल्स को जो है ना, जो भी लोग रहते हैं वहां पे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ये क्या है, कुछ अच्छा कर रहा हो तो फिर गवर्नमेंट इंप्रेस होगा, गवर्नमेंट बोला कि इसको गवर्नमेंट ग्रांट देंगे। अब ये जो गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगा तो फिर इस केस में इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, एज पर बोरिंग कॉस्ट। तो फिर मैंने जो टोटल कॉस्ट है उसमें से टोटल कॉस्ट में से मेरा जो है गवर्नमेंट ग्रांट है वो लेस कर दूंगा, और नेट एक्सपेंडिचर जो है ना वो कंसिडर करूंगा फॉर द पर्पस ऑफ बोरिंग कॉस्ट। ठीक है, एनी गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड अगेंस्ट पेमेंट ऑलरेडी मेड शैल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द एक्सपेंडिचर, सिंपल। देन कम्स प्रीपेमेंट प्रीमियम। अगर समझो फॉर एग्जांपल मेरा जो बोरिंग कॉस्ट चल रहा है, बोरिंग चल रहा है अभी 3-4 साल और बचा हुआ है, अब मुझे लग रहा है कि मेरे पास पैसा है और उसको चुका दूंगा और मेरा बोरिंग कॉस्ट बच जाएगा, तो फिर यहाँ पे प्री पेमेंट प्री क्लोजर कर रहा हूँ लोन को। राइट, जब प्री क्लोज करता हूँ लोन को तो फिर उस केस में कुछ एडिशनल चार्जेस लगते हैं। जो ये एडिशनल चार्जेस है ना, ये जो है ना ये बोरिंग कॉस्ट नहीं माना जाएगा। दिस इज समथिंग विच इज पेड फॉर रिड्यूसिंग आर बोरोइंग्स या बोरोइंग कॉस्ट, तो फिर उस केस में इसको पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे हम। राइट, आ जाओ, प्री पेमेंट प्रीमियम इज इनकर्ड फॉर सेविंग बोरोइंग कॉस्ट, दे फॉर रिकॉग्नाइज्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, देन कम्स द ट्रांसफर ऑफ असेट। ट्रांसफर ऑफ असेट के लिए मुझे एग्जांपल से समझना पड़ेगा। ट्रांसफर ऑफ असेट के लिए कहा गया मेरा ट्रांसफर ऑफ असेट, हाँ यहाँ पे देखो, ट्रांसफर ऑफ एसेट के लिए मैंने रेगुलर क्लास में एग्जांपल लिया था। समझो मशीनरी का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ओल्ड मशीनरी भी है सिमिलर टू दैट न्यू मशीनरी। तो ये जो ओल्ड मशीनरी है ना, अभी ये यूज मतलब क्या करना है, इसको स्क्रैप करना है। अब स्क्रैप करने से भला है, इसके कोई भी कुछ कुछ कंपोनेंट्स ऐसे कुछ कुछ कंपोनेंट्स है जो मेरा न्यू मशीनरी में यूज हो सकता है। तो फिर उस केस में क्या करूंगा, ये जो कंपोनेंट्स है ना उसको यूज कर सकते हो, इसको यूज करूंगा ना, इसमें यूज करूंगा। तो फिर ये जो यूज करने वाला जो ओल्ड कंपोनेंट्स है, ये कंपोनेंट्स को हम क्या मानेंगे, एज एन एक्सपेंडिचर मानेंगे, और दिस विल बी एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन, दिस एक्सपेंडिचर विल बी एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। इसका सिंपल लॉजिक ये है, अगर मैं ओल्ड मशीनरी का अगर मेरे पास कंपोनेंट्स नहीं होते तो
फिर उस केस में न्यू मशीनरी के लिए मुझे कुछ कंपोनेंट्स परचेज करना पड़ता था मार्केट से, और वो मार्केट का जो परचेज करता हो वो परचेजेस के ऊपर मुझे एक्सपेंडिचर मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट जो है ना वो एलिजिबल होता है बोरिंग कॉस्ट में, एज अ बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन के लिए। तो उस केस ले उसी लॉजिक से अगर हमने कुछ ओल्ड मशीनरी से कंपोनेंट्स यूज किया है और ओल्ड मशीनरी न्यू मशीनरी इसमें यूज किया है, तो फिर उस केस में ये जो ओल्ड मशीनरी का कंपोनेंट्स है एज एन एक्सपेंडिचर मान के हम इसके ऊपर इंटरेस्ट का कैपिटलाइजेशन ले सकते हैं। अब कौन से बेसिस लेंगे, इस ये जो ओल्ड कंपोनेंट्स है ना उसको एज अ फेयर वैल्यू बेसिस में मानेंगे, और फेयर वैल्यू बेसिस उसका जो फेयर वैल्यू है वो हम फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट में कंसिडर करेंगे। देन फेयर वैल्यू माइनस जो बुक वैल्यू है वो जो भी है वो पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। दिस इज ट्रांसफर ऑफ असेट। देखो, if existing asset scrap from the old asset is used in the production of qualifying asset, then it will be treated as expenditure and interest can be capitalized on such expenditure. ठीक है, scrap should be valued at fair value and difference between fair value and book value of the scrap will be transferred to P&L. सिंपल। देन उसके बाद अगर कुछ टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट करेंगे हम, तो फिर उस केस में वो जो टेम्परेरी इनकम आएगा उसको मेरे बोरिंग कॉस्ट से लेस कर दूंगा। टेम्परेरी इनकम वाला पार्ट हो गया। then मेरा borrowing cost cannot exceed my actual cost, right? देखो, the amount of borrowing cost capitalized during the period cannot exceed my amount of borrowing cost incurred during the period। यानी क्या एग्जांपल दूं, तो फिर मेरा एक्चुअल एक्सपेंडिचर है समझो 1000 रुपीज, और मेरा बोरिंग कॉस्ट है सिर्फ और सिर्फ 800, राइट? मेरा एक्चुअल कॉस्ट है 1000 बट बोरिंग कॉस्ट जो है ना 800 है, तो फिर क्या बताओ यहाँ पे 1000 पूरा कैपिटलाइज कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ कितना 800 का ही कर सकता हूँ, अप टू 800 कर सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। आगे एक और नोट क्या है कि एक्सपेंसेस शुड बी कंसिडर्ड ऑन एक्चुअल कैश फ्लो बेसिस, अक्रूवल बेसिस ऑफ रिकग्निशन इज नॉट अलाउड। यानी क्या, मेरा बोरिंग कॉस्ट जो है ना वो जो भी है एज पर इंड एस 23 सिर्फ और सिर्फ कैश फ्लो बेसिस में कंसिडर करेंगे, अक्रूवल बेसिस में नहीं। इसका एक क्वेश्चन देखा था हमने किसमें, आरटीपी पे। आरटीपी का क्वेश्चन था एक, आरटीपी में 22 का, देखो ये वाला आरटीपी 22 का एक क्वेश्चन था कि यहाँ पे अक्रूवल बेसिस भी दिया था और एक्चुअल कैश फ्लो बेसिस भी दिया था, और इन दोनों में मुझे बताना था कि जो बोरिंग कॉस्ट है वो कैसा कैपिटलाइज करेंगे, एक्रूअल बेसिस में या कैश फ्लो बेसिस में। सिंपल, हम कैश फ्लो बेसिस में कर देंगे। चलो, ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देन उसके बाद एक और चीज है, समझो हमने जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट इंटरेस्ट हमने क्या किया, वो पर्टिकुलर मंथ्स के लिए 4 मंथ्स के लिए सिर्फ इंटरेस्ट कंसिडर किया। कंप्यूटेशन के टाइम में हमने न्यूमरेटर में 4 महीने का ही कंसिडर किया, तो डिनोमिनेटर में भी मुझे क्या करना पड़ेगा, एवरेज कैपिटल निकालना पड़ेगा बेस्ड ऑन 4 मंथ्स, राइट? 4 मंथ्स। तो फिर इसी का एक क्वेश्चन भी देखा था हमने, सिंपल सिंपल सी चीज है, इतना ध्यान में रखो। अगर हम इंटरेस्ट न्यूमरेटर में एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम कंसिडर कर रहे हैं, यानी होल ईयर के लिए कंप्यूट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ पर्टिकुलर पीरियड 4 मंथ्स 5 मंथ्स 6 मंथ्स के लिए कंसिडर कर रहे हैं, तो मेरा जो डिनोमिनेटर है एवरेज कैपिटल कंप्यूट करना पड़ेगा बेस्ड ऑन 4 मंथ्स 3 मंथ्स और 6 मंथ जो भी है उसके बेसिस में कंप्यूट करना पड़ेगा। तो उसी का रिलेटेड एक पॉइंट क्या है, while computing back period of interest calculated should be considered, period of interest calculation should be considered because the calculation of used funds also depends upon it। the following would be relevant when the funds are not used for full year। क्या, इफेक्टिव बोरिंग कॉस्ट ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइडेड बाय इफेक्टिव बोरोड फंड ड्यूरिंग द पीरियड इनटू 100। इसका एग्जांपल लो, क्या एग्जांपल लो, तो समझो फॉर एग्जांपल 1 जून को मैंने क्या किया, लोन बोरो किया। देन समझो 1 दिसंबर को बोरो किया, और समझो 1 फेब को बोरो किया। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कैसे कंप्यूट होगा, इंटरेस्ट यहाँ पे 10 मंथ्स के लिए होगा, राइट? इस यहाँ पे 4 मंथ्स के लिए होगा, और यहाँ पे कितना 2 मंथ्स के लिए होगा। इंटरेस्ट कंप्यूटेशन ऐसे ही होगा ना, यहाँ पे 10 मंथ्स के लिए, ये इंटरेस्ट कंप्यूटेशन के लिए, राइट? और मेरा जो एक्चुअल ये है, मेरा फॉर्मूला क्या है, बोरोड फंड्स, बोरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय बोरोड फंड्स, राइट? ऊपर डिनोमिनेटर में मेरा 10 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कंप्यूट कर रहा हूँ, तो डिनोमिनेटर पे भी जो भी फंड्स है फंड्स को भी मुझे एवरेज कैपिटल इन द सेंस 10 मंथ्स, ये जो है ना इसका समझो फॉर एग्जांपल 10,000 है, तो 10,000 इंटू 10/12 करूंगा। ये भी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज बेसिस में कंसिडर करूंगा, 10 मंथ्स के लिए, 4 मंथ्स के लिए, 2 मंथ्स के लिए। होप सो दिस इज क्लियर। क्लियर है, बताओ। इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था हमने। Yes. हम्म, चलो, यहाँ पे नोट किया है बोरिंग फंड्स इनटू पीरियड ऑफ आउटस्टैंडिंग। चलो, यहाँ तक सिंपल है। अभी तक क्या क्या कंप्लीट किया हमने, बोरिंग कॉस्ट, क्वालिफाइंग एसेट, रिकग्निशन क्या है, स्पेसिफिक बोरिंग क्या है, जनरल बोरिंग क्या है, उसके बाद आगे क्या देखा था, कमेंसमेंट देखा है, फिर सस्पेंशन एंड सिचुएशन, ये सारी चीजें देख लिया हमने। अब आ जाएगा, अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्या, एक्सचेंज डिफरेंसेस, राइट? क्या है, एक्सचेंज डिफरेंस वाला थिंग। अब एक्सचेंज डिफरेंस का यहाँ पे मैंने स्टेप्स दिया है सब कुछ,
मतलब कैसे कंप्यूट करना है, क्या कंप्यूट करना है, मैंने स्टेप्स दिया है। अगर रेगुलर क्लास देखा है कि कैसे करना है क्या करना है, ये स्टेप्स आराम से समझ में आ जाएगा। मैं तुम्हें एग्जांपल के साथ साथ में समझाता हूँ। आ जाओ एक्सचेंज डिफरेंस। अब एक्सचेंज डिफरेंस का एग्जांपल से समझते हैं। क्या एग्जांपल सर? चंपा लिमिटेड है। चंपा लिमिटेड। और ये चंपा लिमिटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट के लिए, उसके प्लांट कंस्ट्रक्शन के लिए लोन रेज किया। ठीक है। अब लोन रेज किया। अब चंपा लिमिटेड को इंडिया में 12% के रेट से मिल रहा था, बट एक्चुअल में अगर यूएस में लिया, यूएस से लिया तो फिर 5% गिर रहा था। तो चंपा को क्या लगा, 5% के रेट से यूएस में मिल रहा है तो फिर यूएस में बेनिफिशियल है, तो यूएस से बोरो करते हैं। तो चंपा लिमिटेड ने जो है ना, यूएस से बोरो कर लिया। ठीक है। कब? ऑन 1 अप्रैल X1 को। कितना? 10,000 USD। यूएसडी यानी डॉलर 10,000 बोरो कर लिया। और उस टाइम में कितना एक्सचेंज रेट चल रहा था? 82 का रेट चल रहा था। सिंपल यहां तक। क्या चंपा लिमिटेड ने यूएस से बोरो किया 5% के रेट से? कितना? $10,000। उसका एक्सचेंज रेट समझो 82 चल रहा था। अगर मैं वही ये जो है ना इंडिया में बोरो करता हूँ, इंडिया में मुझे कितना बोरो करना पड़ता? इंडिया में मुझे बोरो करना पड़ता 8,20,000। राइट। इंडिया में मुझे कितना बोरो करना पड़ता? 8,20,000। कैसे कंप्यूट किया? $10,000 इंटू 82 रुपीज। राइट। अगर इंडिया में बोरो करता तो मुझे कितना बोरो करना पड़ता? 8,20,000। सिंपल। इतना तक यहां तक समझा? अब यहाँ पे आगे एक और चीज आया। अब क्या आया? एज ऑन 31 मार्च X1 जो है ना, यहाँ पे डेट चेंज कर लो। एज ऑन 31 मार्च X2, यहाँ पे रेट जो है ना, वो रेट हो गया 87। इनिशियली कितना था? 82। अब कितना हो गया? 87। यानी क्या? मेरा एक्चुअल बोरिंग्स में चेंज आएगा, यानी मेरा बोरिंग्स इंक्रीज हो गया। राइट। मेरा बोरिंग्स इंक्रीज हो गया। 82 था और 87, मतलब यानी 5 रुपए से मेरा रेट बढ़ गया। राइट। रेट बढ़ गया तो फिर ये क्या है? मेरा एक्सचेंज लॉस है। क्या है मेरा? एक्सचेंज लॉस। तो फिर एक्सचेंज लॉस कितना है वो कंप्यूट कर लिया हमने। एक्सचेंज लॉस है 50,000 का। अब बताओ, ये जो 50,000 है, इंडेक्स 23 स्पेसिफिकली बोल रहा है क्या, कि ये जो 50,000 है ना, एक्सचेंज लॉस, ये 50,000 हम अलाउ कर देंगे तुम्हें। क्या? एज अ बोरिंग कॉस्ट कंसिडर करो और कैपिटलाइज कर दो, इसको अलाउ कर देंगे। अप टू स्पेसिफिक लिमिट। अप टू स्पेसिफिक लिमिट हम क्या करेंगे? एक्सचेंज लॉस को एज अ बोरिंग कॉस्ट मान के हम कैपिटलाइजेशन के लिए अलाउ करेंगे। अब कितना? वो लिमिट क्या है? वो लिमिट क्या है? तो सर यहाँ पे एज पर इंडिया 23, जो एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट है, एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट जो है ना, 5%, 5% के रेट से कंप्यूट करना पड़ेगा, वो तो अलाउड ही है। उसके एडिशन में ये जो 50,000 है ना, 50,000 भी अलाउ करेंगे, बट 50,000 टोटल नहीं करेंगे। जो मेरा अलाउड लिमिट है उसके बेसिस में करेंगे। अब अलाउड लिमिट देखना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने क्या किया था? सबसे पहले एक्सचेंज लॉस कंप्यूट किया। ठीक है। और एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट, अगर इंडिया में बोरो करता हूँ, बोरिंग कॉस्ट अगर इंडिया में बोरो करता हूँ तो कितना मुझे पे करना पड़ता है वो कंप्यूट करेंगे। तो फिर यहाँ पे देखो, इंडिया में कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट इन केस लोन इज बोरोड लोकली, या फिर इंडिया में बोरो कर रहा हूँ, तो फिर इंडिया में बोरो करता हूँ, कितना बोरो करना पड़ेगा? 8,20,000। देखो इनिशियली बोरो कर रहा हूँ मैं, इनिशियली बोरो कर रहा हूँ, तो फिर यहाँ पे एक्सचेंज रेट जो यूज होगा ना, एक्सचेंज रेट विल बी यूज इनिशियली, जो भी रेट एग्जिस्ट कर रहा है वो वाला 82 एग्जिस्ट कर रहा था ना इनिशियली। इनिशियली 82 था, तो 82 के बेसिस में। और ईयर एंड में हम इसको रिवैल्यू नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने इंडिया में बोरो किया और इंडिया में ही इंटरेस्ट पे करूंगा, तो फिर यहाँ पे इसको एक्सचेंज रेट से रिवैल्यू नहीं करेंगे, जैसे हम किसके बेसिस में करते हैं? यूएसडी का करते हैं ना, वैसे नहीं करेंगे यहाँ पे। सिंपली हम कितना बोरो करते थे? 8,20,000 बोरो करते हैं 12% के बेस से। तो फिर मेरा एक्चुअल कॉस्ट कितना आता इंडिया में अगर बोरो करता? तो इंडिया में बोरो करता तो 98,400 आता। राइट। यहां तक समझा? समझो सर, अगर 8,20,000 अगर इंडिया में बोरो करता हो तो फिर 12% के रेट से मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट आता 98,400। सिंपल। और यूएसडी में कितना पे कर रहा हूँ, मतलब यूएस में कितना पे कर रहा हूँ? यूएस में मैं पे कर रहा हूँ, यूएस में पे कर रहा हूँ 43,500। ये कैसे कंप्यूट किया? $10,000। राइट। $10,000 इंटू 5% करो, कितना आएगा? $10,000 इंटू 5%, 500 आएगा। $500। और हम रिवैल्यू कब कर रहे हैं? एज ऑन 31 मार्च रिवैल्यू कर रहे हैं। एज ऑन 31 मार्च रिवैल्यू कर रहे हैं। एज ऑन 31 मार्च मेरा रेट कितना एग्जिस्ट कर रहा है? 87 का। तो फिर इंटू 87 कर दूंगा, तो फिर मेरा यहाँ पे एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट ये आएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला चीज क्या है? ये जो 82 है ना, 82, ये इनिशियली हम लोकली जब बोरो करेंगे तब 82 कंसिडर करेंगे। इनिशियल बोरिंग रेट, मतलब जो स्टार्ट में हम बोरिंग बोरिंग जब कर रहे थे ना, तब रेट जो एग्जिस्ट कर रहा था वो यहाँ पे कंसिडर करेंगे। बट जब इंटरेस्ट पे करने के बारे आएगा यूएसडी में, तो फिर ये क्लोजिंग रेट कंसिडर करेंगे। ठीक है। क्लोजिंग रेट तब कंसिडर करेंगे। सिंपल। तो इतना मेरा एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट आया।
अब एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट मेरा अगर इंडिया में पे करता तो 98,400 पे करना पड़ता था, बट यूएस में कितना पे कर रहा हूँ, 43,500, राइट। तो फिर इन दोनों का डिफरेंस बताओ कितना है, 54,900। ये 54,900, अप टू 54,900 इंडिया 23 अलाउ कर रहा है। अप टू 54,900 एक्सचेंज लॉस जो है ना उसको कैपिटलाइज कर सकता हो, इससे एक्सेस नहीं कर सकता हो, अप टू 54,900। अब मेरा एक्चुअल लॉस कितना है, एक्चुअल लॉस 50,000 है। कितना है एक्चुअल लॉस, 50,000 है। तो फिर टोटल 50,000 अलाउड है फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटलाइजेशन। क्या ये चीज क्लियर है, या फिर से बताओ। क्लियर। देखो उसके बाद एक और एग्जांपल लिया था यहाँ पे, और अच्छे से दिखाया था। क्या, सबसे पहले एक चीज समझ लो कि एक्सचेंज लॉस जो है ना दैट इज अलाउड फॉर कैपिटलाइजेशन एज पर इंडेक्स 23। सिंपल, इंडेक्स 23 के हिसाब से एक्सचेंज लॉस अलाउड है। अब कितना अलाउड है, जितना हम इंटरेस्ट हम पे करते हैं इंडिया में माइनस जो यूएस में ऑलरेडी पे कर रहे हैं, राइट। इनका जो डिफरेंस है ये इतना पार्ट हमें क्या एक्सचेंज लॉस अलाउड है और उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ ये होता, क्या बोलते हैं, अगर इनकेस क्लोजिंग रेट 95 होता, क्लोजिंग रेट मेरा 95 होता, तो फिर उस केस में कंप्यूटेशन कैसा होगा, कंप्यूटेशन ऑफ एक्सचेंज लॉस, ठीक है। सबसे पहले एक्सचेंज लॉस कंप्यूट करूंगा। एक्सचेंज लॉस कैसे कंप्यूट करेंगे, जो क्लोजिंग रेट है माइनस इनिशियल रेट, ओपनिंग रेट। तो फिर क्लोजिंग रेट माइनस ओपनिंग रेट कितना आया मेरा, एक्सचेंज लॉस गया 1,30,000, ठीक है। अब कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट, यूएसडी में हम यूएस में कितना पे कर रहे हैं इंटरेस्ट कॉस्ट एक्चुअल, वो वाला देखेंगे। 47,500 हम यूएस में पे कर रहे हैं। यहाँ पे देखोगे तो फिर यहाँ पे क्लोजिंग रेट यूज किया, ओके। सो यहाँ पे हमने देखा है, अगर देखोगे तो फिर यहाँ पे कौन सा रेट यूज किया है, क्लोजिंग रेट। क्यों, क्योंकि जब भी इंटरेस्ट पे करेंगे हम एज ऑन 31 मार्च ही पे करेंगे ना। तो 31 मार्च पे मुझे कन्वर्ट करना है, जो यूएसडी में पे कर रहा हूँ ना, यूएस में 500 रुपए पे कर रहा हूँ, $500 पे कर रहा हूँ, रुपए ने $500, यहाँ पे देखोगे तो $500 पे कर रहा हूँ, राइट। और उसको कन्वर्ट करना है तो रुपीस क्लोजिंग रेट यूज करूंगा, उसको कन्वर्ट करने मैंने क्लोजिंग रेट यूज करना है, याद रखना यहाँ पे क्लोजिंग रेट आएगा। देन आगे कंप्यूटेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट, अगर इंडिया में पे करता हूँ, अगर मैं लोन बोरो करके इंडिया में पे करता हूँ तो कितना आएगा। तो फिर अगर मैं इंडिया में बोरो करता हूँ तो कितना बोरो करेंगे, 8,20,000 बोरो करूंगा ना। यहाँ पे इनिशियल रेट यानी लोन जब ले रहा हूँ ना, उस टाइम में जो रेट एग्जिस्ट कर रहा वो रेट लूंगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में मुझे बोरो करना है, तो बोरो तो सेम टाइम में करूंगा, यूएस में भी सेम टाइम करूंगा, इंडिया में भी सेम टाइम करूंगा। तो फिर यहाँ पे जो इनिशियल जो डेट में बोरिंग ले रहा हूँ, मतलब लोन ले रहा हूँ, उस डेट में कौन सा रेट है वो रेट कंसिडर करूंगा यहाँ पे, ठीक है। 82 था तो फिर 8,20,000, ठीक है। इसके ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट 12% के हिसाब से कितना आएगा, 98,400। अब यहाँ पे सर हम क्लोजिंग रेट से क्यों रिवैल्यू नहीं कर रहे, क्योंकि हम बोरिंग इंडिया में ही कर रहे हैं और इंडिया में ही पे कर रहे हैं, तो फिर उसके इसमें रिवैल्यूएशन क्यों आएगा, बराबर। जैसे यहाँ पे 95 से कन्वर्ट किया ना, ऐसा कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ठीक। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे नोशनल सेविंग्स निकालना पड़ेगा, यानी क्या, इंडिया में पे कर रहा हूँ, राइट। इंडिया में पे करता हूँ तो कितना आता, 98,400, बरोबर। इंडिया में पे करता हूँ तो 98,400 आएगा। बट अगर यूएस में एक्चुअली कितना पे कर रहा हूँ, 47,500। जो इसका डिफरेंस है ये अलाउड कैपिटलाइजेशन ऑफ अमाउंट है, यानी क्या, इतना अमाउंट में क्या कर सकता हूँ, कैपिटलाइज कर सकता हूँ। बट एक्चुअल एक्सचेंज लॉस कितना है मेरा, 1,30,000। एक्चुअल एक्सचेंज लॉस कितना है, 1,30,000, 1,30,000 एक्चुअल है, बट एक्चुअल मुझे अलाउड नहीं है। मेरा अप टू 50,900 अलाउड है, तो फिर अप टू 50,900 मैं क्या कर सकता हूँ, कैपिटलाइज कर सकता हूँ। जो भी एक्सेस एक्सचेंज लॉस है उसको क्या करूंगा, पीएनएल में ट्रांसफर करूंगा। तो सिंपल थंब नोट क्या है यहाँ पे, हम इंडिया में कितना पे करते हैं उतना ही हम कैपिटलाइज कर सकते हैं, उससे ज्यादा कैपिटलाइज नहीं कर सकते। यानी क्या, इंडिया में जो है ना 99 कितना कितना था, 98,400 कर सकते थे। तो फिर यहाँ पे एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट यानी यूएस में जो पे कर रहे हैं प्लस एक्सचेंज लॉस, ये दोनों को मिला के भी ये इससे एक्सेस नहीं होना चाहिए। दिस इज माय मैक्सिमम कैप, ठीक है। चलो, अगर इनके समझो इनिशियली ही मेरा क्या आता, एक्सचेंज गेन आता, तो फिर उस केस में क्या होता, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अगर इनिशियली मेरा क्या आएगा, मेरा एक्सचेंज गेन आएगा, तो फिर उस केस में उसको इग्नोर करेंगे। इंड एस 23 सिर्फ एक्सचेंज लॉस की बात करता है, ठीक है। देन कम्स, अगर समझो सर इन केस समझो मेरा फर्स्ट ईयर में लॉस था और सेकेंड ईयर में क्या हुआ, एक्सचेंज गेन हुआ,
फर्स्ट ईयर में क्या था, लॉस था, सेकंड ईयर में क्या हुआ, एक्सचेंज गेन हुआ। तो फिर लॉस मैंने रिकग्नाइज किया, यानी क्या, कैपिटलाइज किया, तो ये क्या, एक्सचेंज गेन को क्या करना पड़ेगा। तो फिर अगर हमने फर्स्टली हमने एक्सचेंज लॉस क्या किया था, कैपिटलाइज किया था, राइट। और नेक्स्ट ईयर में मुझे क्या हो रहा है, सब्सिक्वेंटली गेन हो रहा है, तो फिर उस केस में जितना लॉस मैंने कैपिटलाइज किया था ना, उतना ही मेरा एक्सचेंज गेन रिवर्स कर सकता हूँ। जो लॉस ये क्या था, लॉस मैंने क्या किया था, कैपिटलाइज किया था, उतना रिवर्सल कर दूंगा, सिंपल सब्सिक्वेंटली। तो उसका भी देखा था मैंने यहाँ पे। देखो, in case subsequently there is an exchange gain, then Ind AS 23 allows reversal of exchange loss initially recognized but only up to recognized previously, only up to loss recognized previously। यानी क्या, जितना मैंने लॉस रिकग्नाइज किया था, समझो फॉर एग्जांपल इनिशियली मैंने 50,000 का लॉस रिकग्नाइज किया था, इनिशियली 50,000 का लॉस रिकग्नाइज किया था, और गेन हो रहा है मेरा 60,000, और सब्सिक्वेंटली गेन हो रहा है 60,000। क्या 60,000 पूरा का पूरा मैं रिवर्स कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल भी नहीं। ओनली 50,000 तक का मैं क्या कर सकता हूँ, रिवर्स कर सकता हूँ, ओनली 50,000 का मैं रिवर्स कर सकता हूँ। ठीक है, इज दैट क्लियर। चलो आगे एक और चीज Yes, बताओ। sir. एक और चीज क्या है, समझो समझो मैंने इनिशियली क्या लॉस रिकग्नाइज करके रखा था, क्या इनिशियली लॉस रिकग्नाइज करके रखा था। अब सब्सिक्वेंटली क्या हो रहा है, सब्सिक्वेंटली गेन भी हो रहा है और पार्ट रिपेमेंट भी हो रहा है। तो क्या, एग्जांपल मैंने लिया था, ये आईसीआई मॉडल का क्वेश्चन, अरे एग्जांपल है। लोन कितना था, 1,000 का था डॉलर। एक्सचेंज लॉस रिकग्नाइज 2,800, यानी इनिशियली मैंने एक्सचेंज लॉस रिकग्नाइज करके आया, यानी क्या, कैपिटलाइज करके आया। अब रिपेमेंट कितना, 600 हो रहा है, यानी क्या, टोटल 6,000 में से 600 जो है ना वो रीपे हो रहा है, 400 इज आउटस्टैंडिंग, ये हो रहा है रीपे। ठीक है, एंड आउटस्टैंडिंग कितना है, 400। अब एक्सचेंज रेट एज ऑन X2 इज 54 और एक्सचेंज रेट एज ऑन X3 इज 44। ठीक, सिंपल। मतलब यानी क्या, लॉस एक्सेस, लॉस जब रिकग्नाइज किया था जब 50 चल रहा था, अब कितना हो गया, 44 हो गया। यानी क्या, यहाँ पे ₹6 का क्या है, गेन है मेरे पास। तो क्या सर, यहाँ पे मेरा आउटस्टैंडिंग कितना है, यहाँ पे 400 है, सिर्फ और सिर्फ 400 है, बरोबर। 400 है, तो फिर टोटल मेरा जो 2,800 जो लॉस रिकग्नाइज कर सकता उसको रिवर्स कर सकता हूँ क्या। तो पहले, सबसे पहले गेन कंप्यूट किया 400 के बेसिस पे। तो मेरा गेन कितना, गेन मेरा इतना आया, 2,400। ठीक है, मेरे 400 लोन के आउटस्टैंडिंग के अगेंस्ट मेरा गेन 2,400 है। और मेरा एक्चुअल लॉस मैंने रिकग्नाइज किया था किसकी बेसिस में, 1,000 के बेसिस में, हाँ। जब मेरा 1,000 था तब मैंने लॉस रिकग्नाइज किया था 2,800, बराबर। अब मेरा आउटस्टैंडिंग 400 है, आउटस्टैंडिंग 400 के ऊपर मेरा गेन आ रहा है 2,400। क्या 2,400 टोटल टोटल मैं रिवर्स कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल भी नहीं। मुझे यहाँ पे 2,800 का क्या निकालना पड़ेगा, प्रोपोर्शनेट बेसिस निकालना पड़ेगा। तो वही निकला मैंने यहाँ पे 2,800 का, मुझे प्रोपोर्शनेट 400 के बेसिस में कितना लॉस आता है वो दिखना पड़ेगा। ठीक है, कितना आ रहा है, 1120, राइट। 1120 मेरा क्या आ रहा है, यहाँ पे प्रोपोर्शनेट लॉस आ रहा है। तो फिर यहाँ पे जो प्रोपोर्शनेट लॉस है, अगेंस्ट गेन कितना है मेरा, 2,400। यानी 2,400 में से 1120 का ही मैं क्या कर सकता हूँ, रिवर्सल कर सकता हूँ मेरा लॉस का। सिंपल। कोई भी डाउट है यहाँ पे क्या, फिर से बताता हूँ। मेरा आउटस्टैंडिंग कितना है यहाँ पे, 400 है, मेरा आउटस्टैंडिंग कितना है, 400 है। टोटल लोन था 1,000, उसके अगेंस्ट मैंने लॉस कितना रिकग्नाइज किया था, 2,800 का। तो फिर यहाँ सिर्फ 400 का मेरा लॉस कितना हुआ, 1120, ये कंप्यूट कर लिया मैंने। और मेरा गेन कितना है अभी 400 के ऊपर, 2,400। तो 2,400 गेन के अगेंस्ट लॉस कितना रिवर्स कर सकता हूँ, सिर्फ 1120 जो इनिशियली रिकग्नाइज किया था ना, उतना ही 1120 इनिशियली रिकग्नाइज किया था 400 के अगेंस्ट, उतना ही रिवर्स कर सकता हूँ। ठीक है, उसका नोट यहाँ पे दिया है, सिंपल। यहाँ पे एक्सचेंज डिफरेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने एग्जांपल से कवर कर लिया है यहाँ पे। क्या, अगर समझो, अगर क्रक्स बताओ यहाँ पे, सबसे पहले कितना तक लोन मैं, एक्सचेंज लॉस मैं कैपिटलाइज कर सकता हूँ, पहले चीज। सेकंड, अगर गेन होगा तो क्या होगा, थर्ड रिपेमेंट होगा तो क्या होगा। फर्स्ट, अगर एक्सचेंज लॉस है, और वो एक्सचेंज लॉस जो है ना, अप टू मैं इंडिया में जितना इंटरेस्ट पे कर सकता हूँ, इंटरेस्ट इंडिया में जितना इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, मेरा एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट प्लस एक्सचेंज लॉस उतना तक ही, इंडिया के इंटरेस्ट रेट है उतना तक ही होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। सेकेंड, अगर गेन है सब्सिक्वेंटली, तो गेन जो है ना, इनिशियली जो लॉस रिकग्नाइज किया था उतना ही रिवर्सल कर सकता हूँ। थर्ड, अगर समझो मेरा यहाँ पे अगर पार्ट पेमेंट हो रहा है, पार्ट पेमेंट हो रहा है और पार्ट पेमेंट में मेरा गेन भी आ रहा है, तो फिर उस गेन टोटल मेरा लॉस से रिवर्सल कर सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। उस पार्ट पे गेन का मुझे क्या करना पड़ेगा, जो आउटस्टैंडिंग है उसके अगेंस्ट मुझे प्रोपोर्शनेट लॉस कितना रिकग्नाइज किया था इनिशियली, वो निकालना पड़ेगा, और उसके बेसिस में मुझे रिवर्सल करना पड़ेगा। देखो आप यहाँ पे नोट्स जो भी लिखा है वो निकाल पढ़ा देता हूँ। इफ द लोन इज बोरोड इन फॉरेन करेंसी फॉर कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन एंड प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, देन एक्सचेंज डिफरेंस
loss at balance sheet date on such loan can be capitalized as a borrowing cost. ठीक है. Steps to calculate eligible exchange loss to be considered as a borrowing cost. सबसे पहला computation of borrowing cost, foreign loan into closing exchange rate minus opening exchange rate. मेरा आ जाएगा यहाँ पे exchange loss. ठीक है. Then computation of actual borrowing cost, foreign currency loan into interest rate of foreign into closing rate at balance sheet date. यानी क्या, एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट मुझे पे करना है, तो फिर यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेरा फॉरेन में कितना पे कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी फॉरेन में पे कर रहा हूँ इनटू क्लोजिंग एक्सचेंज रेट बोल के मैं कन्वर्ट कर लूंगा मेरा इनटू इंडियन करेंसी. ठीक है. कंप्यूटेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट, इफ द लोन हैड बीन बोरोड लोकली, अगर इंडिया में बोरो करता हूँ तो फिर उसका क्या फॉर्मूला होगा वो दे दिया मैंने यहाँ पे. ठीक है. फिर उसके बाद नोशनल गेन कंप्यूट करना पड़ेगा. स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 मेरा क्या रहेगा, नोशनल गेन रहेगा. सिंपल. और एक्सचेंज लॉस फॉर द कैपिटलाइजेशन आके नोशनल गेन और एक्सचेंज लॉस विच एवर इज लोअर, मेरा ये क्या होगा, कैपिटलाइज कर सकता हूँ, नोशनल गेन और एक्सचेंज लॉस विच एवर इज लोअर. ठीक है. इन सिंपल वर्ड्स, एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट प्लस एक्सचेंज डिफरेंस कैन नॉट एक्सीड माय बोरिंग कॉस्ट इन इंडिया. सब्सिक्वेंटली अगर कुछ एक्सचेंज गेन है आफ्टर रिकग्निशन ऑफ एक्सचेंज लॉस, देन एक्सचेंज गेन कैन बी एडजस्टेड और रिवर्स्ड अप टू ओरिजिनल लॉस रिकग्नाइज्ड, अप टू ओरिजिनल जो लॉस जो भी रिकग्नाइज किया उतना. इसके लिए इलस्ट्रेशन नंबर 6 फॉलो कर लो. चलो, ये मेन कंसेप्ट मेरा खत्म हो गया. अब आएगा छोटे छोटे कंसेप्ट. सबसे पहला क्या ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या करना पड़ेगा. अगर समझो मेरा ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, यानी कंसोलिडेशन में क्या करना पड़ेगा, बोरिंग कॉस्ट. इसका भी एग्जांपल दिया था मैंने. यहाँ पे समझो ये पेरेंट कंपनी है, ए है, बी है और सी है, तीन सब्सिडरी है. ठीक है. अब ए बी सी सब्सिडरीज है. ए केस में जो है ना बोरिंग्स है 10 लाख का, बट कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है. बी केस में कंस्ट्रक्शन हो रहा है बट बोरिंग नहीं है. सी केस में स्पेसिफिक बोरिंग है और उसका कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है. सिंपल. अगर इंडिविजुअल स्टैंडर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देखो तो यहाँ पे बोरिंग भी है और क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, तो फिर यहाँ पे कोई भी चीज हम, कोई भी इंटरेस्ट कॉस्ट को हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते. सेकंड, सेकंड के केस में कंस्ट्रक्शन हो रहा है क्वालिफाइंग एसेट का बट बोरिंग नहीं है, तो फिर यहाँ पे जब बोरिंग कॉस्ट इनकर हो रहा ही नहीं, तो फिर स्टैंडर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कर ही नहीं सकते. थर्ड, मेरा स्पेसिफिक बोरिंग एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, तो फिर इस केस में जो भी स्पेसिफिक बोरिंग है उसको कैपिटलाइज कर देंगे, ये स्टैंडर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. अब आएगा मेरा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करेंगे, जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखो तो फिर ये पूरा जो है ना ये एक ही एंटिटी माना जाएगा. दिस इज वन एंड होल, एक एंटिटी. ठीक है. जब ये एक एंटिटी मानेंगे तो एक एंटिटी में देखो मैं तो यहाँ पे बोरिंग्स भी है और कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, बरोबर, बोरिंग्स भी है और कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है. तो फिर उस केस में हम क्या मानेंगे, इसको एज अ जनरल बोरिंग मानेंगे, और ये जो बोरिंग कॉस्ट है ना, ये बोरिंग कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, वो एलिजिबल होगा इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटलाइजेशन. यानी क्या, ये बोरिंग्स हम कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट में, क्वालिफाइंग एसेट के कॉस्ट में हम ऐड कर सकते हैं इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. उतना ही चीज है यहाँ पे. ठीक है. सेकेंड आ जाएगा मैच्योरिंग इन्वेंटरीज. अब मैच्योरिंग इन्वेंटरीज क्या है, कुछ कुछ ऐसे इन्वेंटरीज होते हैं जहां पे हमें जो है ना बोरिंग कॉस्ट, मतलब उनका जो प्रोडक्शन साइकिल है कब सीज होता है वो पता नहीं है मुझे, कब सीज होता है वो पता नहीं है. तो फिर उस केस में क्या करेंगे, जब तक वो प्रोडक्शन के फेज में है तब तक हम बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करेंगे, जब सीज हो गया तब सीज कर देंगे. ठीक है. अगर समझो उसका प्रोडक्शन साइकिल हम क्या करेंगे, हमको डेमोन्स्ट्रेटेड ही नहीं है, यानी पता ही नहीं है मुझे उसका प्रोडक्शन साइकिल कब खत्म होगा, तो फिर उस केस में जो भी दिन हम देख रहे हैं उसको हम एज अ हेल्ड फॉर सेल मानेंगे, तब सीज कर देंगे. देखो, फॉर maturing inventories it is sometimes difficult to determine when the period of production ends, when the inventories are being held for sale as opposed to being held for maturity. Example इसका विस्की लिया था हमने. If this cannot be demonstrated, then inventories held should be regarded as held for sale and उसके ऊपर further कैपिटलाइजेशन नहीं करेंगे हम. सिंपल. आगे देखें तो हाइपर इन्फ्लेशनरी केस में एनवायरनमेंट पे क्या करेंगे, हाइपर इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में कैसा होगा बोरिंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट. तो समझो इसका जिम्बाब्वे का क्या एग्जांपल लिया था कि वहां पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है. एक पर्टिकुलर ब्रेड का पैकेट लेने हमें बहुत ज्यादा कैश देना पड़ता है. तो यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है ना, इन्फ्लेशन के केस में हम बोरिंग कॉस्ट को कैसे कैपिटलाइज करेंगे. तो इंड एस 23 बोल रहा है नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है अदर कंट्रीज में कैसा रहे वो देखो, अब नॉर्मल इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ही कैपिटलाइज करेंगे हम, इस पे इन्फ्लेशन इंक्लूड नहीं करेंगे. देखो, as per the provisions of Ind AS 23, borrowing cost which is incurred during the hyperinflationary environment cannot be capitalized. An entity can capitalize borrowing cost at the normal rate only. सिर्फ normal rate में करेंगे, inflation consider नहीं करेंगे. यानी क्या, if any extra cost incurred due to inflation, then such additional cost will be written off to P&L. सिंपल. और लास्ट पे डिस्क्लोजर्स क्या है, अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज और कैपिटलाइजेशन रेट यूज, ये चीजें हम डिस्क्लोज कर देंगे. दिस इज ऑल अबाउट आर कंसेप्ट ऑफ इंड एस 23. क्या यह कहीं पे भी डाउट है क्या, पूछो.
अगर इससे और डिटेल में चाहिए तो फिर रेगुलर क्लास देख लो, रेगुलर क्लास में सब कुछ सॉल्व किया है। हाँ वो में कुछ डाउट है? यहाँ पे मास्टर क्वेश्चंस भी दिया है मैंने, टेस्ट योर नॉलेज, फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चंस एलडीआर क्वेश्चंस है ना, उसका क्वेश्चन दिया है। क्या यहाँ तक कोई भी डाउट है? नो सर। पक्का? चलो इसका इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फटाफट देख लेते हैं, क्रक्स देखेंगे क्या है। इंडियस 23, पहले दो तीन क्वेश्चन तो छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 इज अबाउट मेरा एक्सचेंज डिफरेंसेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, ये एक्सचेंज डिफरेंस के बारे में है। तो एक्सचेंज डिफरेंस के रिलेटेड हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था ना। आ जाओ सोल्यूशन में देखते हैं हम डायरेक्ट। कहाँ गया? हम्म, यहाँ पे देखोगे तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 एक्सचेंज डिफरेंस के रिलेटेड। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार रीड कर लेते हैं। ABC Limited has taken a loan of USD 20,000 on 1st April X1 for constructing of a plant at the interest rate of 5% per annum on the annual basis। यानी क्या, एबीसी लिमिटेड ने यूएस में लोन लिया है 20,000 का, $20,000 का, ठीक है, और उसके ऊपर 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से पे कर रहा है। तो फिर 5% के इंटरेस्ट के रेट ऑफ इंटरेस्ट से देखो तो फिर मेरा यहाँ पे डॉलर डॉलर 1,000 रुपीज मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट बनता है, ईयरली $1,000। आगे क्या है, ऑन 1st April X1 द एक्सचेंज रेट ऑफ डिफरेंट बिटवीन द करेंसीज आर एज फॉलोज। एक यूएसडी के अगेंस्ट, सॉरी 1 यूएसडी इज इक्वल टू 45 रुपीज, ठीक है। तो एक्सचेंज रेट ऑन रिपोर्टिंग डेट एज ऑन 31 मार्च X2, यहाँ पे कितना है 48 है, ठीक है सर। तो फिर यहाँ पे मेरा इनिशियली कितना था 45 था, अब जाके रिपोर्टिंग डेट पे 48 होगा। तो फिर यहाँ पे एक्सचेंज लॉस है 3 रुपए का, तो फिर 3 रुपए का एक्सचेंज लॉस, और मेरा टोटल लोन है 20,000 का, तो फिर मेरा एक्सचेंज डिफरेंस कितना है? एक्सचेंज डिफरेंस इज 60,000, ठीक है। एक्सचेंज लॉस बोलूं मैं, तो यहाँ पे द करस्पॉन्डिंग अमाउंट could have been borrowed by ABC Limited in State Bank of India locally, कितना 11% के हिसाब से, on 1st April X1 compute the borrowing cost to be capitalized। कितना बोरो करना है मुझे वो कंप्यूट करना है। सबसे पहले क्या कंप्यूट करते हैं? एक्सचेंज लॉस। एक्सचेंज लॉस कैसे कंप्यूट करेंगे? मेरा रिपोर्टिंग डेट के ऊपर 48 था और इनिशियली 45 था, और मेरा टोटल लोन है 20,000, तो फिर मेरा एक्सचेंज लॉस आ गया 60,000, सिंपल। देन आ गया नोशनल सेविंग्स। नोशनल सेविंग्स कैसे कंप्यूट करेंगे? इंडिया में कितना पे कर रहा हूँ वो देख लो, इंडिया में मैंने कितना पे करना है, इंडियन करेंसी में मुझे कितना पे करना है? प्रिंसिपल 90,000, यानी क्या 20,000 मैं बोरो करता हूँ 45 के रेट के हिसाब से। ये ओपनिंग रेट है। जो दिन बोरो कर रहा है ना, उस डेट में कौन सा रेट था? 45 था, तो 45 रेट से 9 लाख बोरो करता। 9 लाख के ऊपर 11% इंटरेस्ट पे करूंगा तो 99,000 पे करूंगा। बट एक्चुअल कितना पे कर रहा हूँ? एक्चुअल पे कर रहा हूँ, यहाँ पे देख लो, 20,000 के ऊपर 5% के हिसाब से यूएसडी 1,000 रुपीज, और रिपोर्टिंग डेट पे मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। रिपोर्टिंग डेट में 48 रुपीज था, तो 48,000 में पे कर रहा हूँ। तो फिर इन दोनों का डिफरेंस क्या है? इन दोनों का डिफरेंस इज माई नोशनल सेविंग्स 51,000। तो अप टू दिस 51,000 मैं क्या कर सकता हूँ? एक्सचेंज डिफरेंस को मैं कैपिटलाइज कर सकता हूँ। तो फिर मैंने एलिजिबल कैपिटल बोरिंग बोरिंग कॉस्ट निकाला, यानी एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन कितना है? नोशनल सेविंग्स 51,000 है, और एक्चुअल एक्सचेंज डिफरेंस कितना है? एक्सचेंज लॉस 60,000 है। तो विच एवर इज लोअर 51,000 वुड बी माई एलिजिबल कैपिटलाइजेशन, यानी एक्सचेंज लॉस एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन, ठीक है। ये हमने देखा था इलस्ट्रेशन नंबर 5, सिंपल। अगर आप देखोगे इलस्ट्रेशन नंबर 6 भी इजी वाला है। क्या इलस्ट्रेशन नंबर 6 में, अल्फा लिमिटेड ऑन 1st April बोरोड 9% 30 lakhs का टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ टू क्वालिफाइंग असेट्स। दो क्वालिफाइंग असेट कंस्ट्रक्ट करने, क्या किया इसने? लोन लिया 30 lakhs का। कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड ऑन 1st April, द लोन फैसिलिटी वाज अवेल्ड ऑन 1st April X1 एंड वाज यूटिलाइज्ड एज फॉलोज। और टेम्पररी इन्वेस्टमेंट कितना किया? 7%। अब यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले फैक्ट्री बिल्डिंग और ऑफिस बिल्डिंग के लिए 1 अक्टूबर और 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर में इतना इतना एक्सपेंडिचर किया है। कैलकुलेट दी कॉस्ट ऑफ असेट्स एंड द बोरिंग कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कंप्यूट करना है, और ये केस है स्पेसिफिक वाला, ठीक है, स्पेसिफिक वाला। तो देखो सिंपल है, मैंने 10 लैक्स यूज किया यहाँ पे, और यहाँ पे 20 लैक्स यूज किया, और मेरा इंटरेस्ट रेट है 9%, इंटू 9 कर दो, यहाँ पे इंटू 9 कर दो, राइट। तो फिर यहाँ पे कितना आएगा? 90,000, 90,000 आएगा, हाँ। और यहाँ पे कितना आएगा? 1,80,000,
और यहाँ पे देखोगे 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक मेरा जो 5 लाख है ना, 5 लाख 7% के रेट से इन्वेस्टेड था 6 मंथ्स के लिए। तो फिर वो भी निकालना पड़ेगा, टेम्पररी इनकम तो लेस करते हैं ना हम। तो टेम्पररी इनकम को लेस करने के लिए यहाँ पे कंप्यूट कर लो, 5 लाख यहाँ पे कितने महीने के लिए था, 7% के रेट से 6 मंथ्स के लिए था। और यहाँ पे 10 लाख जो है ना, 10 लाख 7% के रेट से 6 मंथ्स के लिए था। ये शायद से हमने सॉल्व किया है स्पेसिफिक बोरिंग में। आ जाओ देखते हैं वो इलस्ट्रेशन नंबर 6 ना। यहाँ पे देखो, देखोगे तो यहाँ पे शिट मैन, मैंने क्या निकाल लिया, इंटरेस्ट कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट इनकम। 5 लाख जो है ना 7% के रेट से 6 मंथ्स के लिए ये था, इन्वेस्टेड था। तो फिर ये आ गया मेरा, तो फिर नेट बोरिंग कॉस्ट आ गया। और ये नेट बोरिंग कॉस्ट मैं क्या करूंगा, मेरा एक्सपेंडिचर में ऐड कर दूंगा, तो फिर मेरा टोटल कॉस्ट आ जाएगा, सिंपल। उसका जर्नल एंट्रीज भी देखा था हमने। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, और कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया था, इलस्ट्रेशन नंबर 8। इलस्ट्रेशन नंबर 8 सॉल्व किया था। इलस्ट्रेशन नंबर 8 इज नथिंग बट, ये जनरल बोरिंग के केस है। जनरल बोरिंग देखो, बीटा लिमिटेड हैड अ फॉलोइंग लोन्स इन प्लेस एट द एंड 31 मार्च X2, राइट। और यहाँ पे इतना लोन सारे हैं, ठीक है। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, 1 अप्रैल को इतना था और 31 मार्च में एडिशनल एक लोन 2000 का ऐड हुआ है, ठीक है। ये आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल है, ये आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल है, और 2000 एडिशनल ऐड हुआ है। 14% debenture was issued to fund the construction of office building on 1st July, but the development activities has yet to be started। यानी क्या, 14% डिबेंचर जो भी ये है ना, ये स्पेसिफिकली लिया है किसके लिए, हमने कंस्ट्रक्शन करने के लिए, ठीक है, ऑफिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अब तक स्टार्ट नहीं हुआ है, तो फिर इसका कैपिटलाइजेशन अलाउड नहीं है, इसका नहीं मिलेगा। आगे, on 1st April, Beta Limited began the construction of plant being qualifying asset used for the existing borrowings. Expenditure drawn for the construction was 5 lakh on 1st April and 2 lakh 50 on 1st Jan। ये एक्सपेंडिचर दिया है, तो हमें क्या करना है, कंप्यूटेशन ऑफ वैक करना है, वैक कंप्यूट करना है। वैक कंप्यूट करने के बाद जो भी रेट आएगा उसके रेट से मुझे क्या है, कैपिटलाइजेशन करना है। तो मैंने वैक कंप्यूट किया, राइट। मेरे लोन कितना है, 18% के लोन के ऊपर 1000, 18% लोन और टोटल लोन है 4000, राइट। और यहाँ पे एक और अल्टरनेटिव मेथड है मेरा, इंटरेस्ट वाला। मैं प्रेफर करूंगा इंटरेस्ट वाला, इंटरेस्ट वाला ऑलवेज बेटर है। क्योंकि अगर हमें समझो, जो है ना, मैंने बताया था कि 6 मंथ्स के लिए मुझे इंटरेस्ट कंप्यूट करना है, तो फिर उसका एवरेज कैपिटल भी कंप्यूट करना पड़ेगा, तो उसके लिए ये वाला बेटर होगा। तो फॉर द कंसिस्टेंसी पर्पस यही देख लो। तो मेरा 1000 के ऊपर 18% का इंटरेस्ट, 3000 के ऊपर 16% इंटरेस्ट, और मेरा टोटल लोन इतना। तो मेरा वैक आ गया 16.5%, राइट। और 16.5% के लिए 1 अप्रैल से लेके यूज किया। तो 1 अप्रैल को स्टार्ट किया है ना, तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक 12 मंथ के लिए यूज किया, तो 12 मंथ के लिए कैपिटलाइज हो जाएगा ये। 1 जैन से किया है, 1 जैन से 31 मार्च तक 3 महीने के लिए यूज किया, तो 3 महीने के लिए हो जाएगा कैपिटलाइज, तो इतना अमाउंट कैपिटलाइज हो जाएगा, सिंपल। कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में? यहाँ पे क्रक्स करवाओ, कोई भी डिटेल चीज नहीं करवा रहा, ठीक है। एक और न्यू सेशन क्रिएट करते हैं। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 4। LDR भी मार्क किया है यहाँ पे। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, K Limited began construction of new building at an estimated cost of 7 lakh on 1st April X1। To finance the construction of a building, it obtained a specific loan of 2 lakh। 2 लाख का स्पेसिफिक लोन लिया है फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट द फाइनेंस रेट ऑफ 9%। यानी क्या, यहाँ पे इसने 2 लाख का स्पेसिफिक लोन लिया है फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन, और 9% के रेट से। टोटल कॉस्ट कितना आ गया मेरा बोरिंग कॉस्ट के ऊपर, 18,000, ठीक है। कंपनीज आउटस्टैंडिंग लोन आके इतना है, ऑलरेडी जो है ना 7 लाख और 9 लाख ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग है, जिसमें से 12% एंड 11% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और एक्सपेंडिचर इनकर किया है इतना, इतना जो भी एक्सपेंडिचर इनकर किया है। आगे देखो, द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड बाय 31 Jan X2। स्टार्ट कब किया है, स्टार्ट कब किया है, स्टार्ट मेरा कंस्ट्रक्शन हो गया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग on 31st June। Following the provision of Ind AS 23, calculate the amount of interest to be capitalized and pass the necessary journal entry for capitation of cost and borrowing cost in respect of as on 31st March। अच्छा, स्टार्ट कब क्या है, 1 अप्रैल को ही क्या है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन जो है ना स्टार्ट किया है 1 अप्रैल से, तो फिर 1 अप्रैल से लेके कब तक करना है मुझे, 31 जैन। 1 अप्रैल से लेके 31 जैन, तो यहाँ पे देख लो, तो 1 अप्रैल से 31 जैन कितना महीने होगा, 10 महीने, राइट। 10 महीने के लिए मुझे कंप्यूटेशन करना है, और ये सारा एक्सपेंडिचर है। अगर देखोगे तो 2 लाख स्पेसिफिक है, और यहाँ पे एक्सपेंडिचर में स्पेसिफिकली बताया नहीं कि मेरा 2 लाख जो है ना कब यूज हुआ है। तो फिर पहले मैं कंसिडर करूंगा फर्स्ट फर्स्ट अप्रैल का और अगस्त का।
इन दोनों में से पहले स्पेसिफिक वाला खत्म करूंगा, फिर उसके बाद जनरल पे आऊंगा, राइट। तो फिर 1,50,000 गया 2 लाख में से, तो 50,000 बचेगा। तो फिर अगस्त अगस्त में से 2 लाख में से 50,000 जो है स्पेसिफिक मानूंगा, और बचा हुआ क्या मानूंगा, जनरल मानूंगा। ठीक है, आ जाओ कल सोल्यूशन में। और वैक भी कंप्यूट करना पड़ेगा ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो लोन है, राइट। दो लोन है तो दो लोन का वैक कंप्यूट करना पड़ेगा, सिंपल। तो फिर यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ वैक 7 लाख के ऊपर मेरा मेरा टोटल लोन है 16 लाख का, इंटू 12%, यहाँ पे वैक कंप्यूट किया। ठीक है, वैक कंप्यूट करना तो आता ही है तुम्हें। 11.4375 मेरा वैक आ गया। अब आगे देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट मेरा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कैसा किया? तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर 1 अप्रैल में से 1,50,000, 1,50,000 क्या मानूंगा, स्पेसिफिक बोरोइंग से मानूंगा। और टोटल मुझे क्या करना पड़ेगा, कैपिटलाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे सर टोटल बोल रहे हो, और यहाँ पे टाइम पीरियड कंसिडर किया है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कितना 10 महीने के लिए हुआ ना, 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ और 31 जैन को खत्म हुआ, यानी 10 मंथ्स के लिए ही कैपिटलाइजेशन अलाउड है, स्पेसिफिक के केस में भी। क्यों? यहाँ पे टोटल कंस्ट्रक्शन पीरियड के टाइम में जितना भी स्पेसिफिक बोरेंगे वो कैपिटलाइज करूंगा, यहाँ पे इतना आया। अगस्त में से 50,000 भी क्या कंसिडर करूंगा सर, यहाँ पे मैं क्या कंसिडर करूंगा, स्पेसिफिक, और उसका जो है ना कैपिटलाइजेशन करूंगा। तो यहाँ पे अगर बोलोगे तो 1 अगस्त से लेके जैन तक कितने महीने होगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन, 6 महीने के लिए होगा ना। तो 9 मंथ्स 10 मंथ्स क्यों ले रहे हैं यहाँ पे, स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक के केस में टोटल का टोटल हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज कर देंगे। तो फिर टोटल कंसिडर करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटलाइजेशन। देन अगस्त के इसमें 1,50,000, 2 लाख था ना अगस्त में एक्सपेंडिचर, 50,000 स्पेसिफिक में माना, और 1,50,000 जनरल मानेंगे, और 1,50,000 कितना 6 मंथ्स के लिए यूज किया है, तो 6 मंथ्स के लिए हम कैपिटलाइज कर देंगे। देन अक्टूबर का 3,50,000 था, जनरल बोरिंग मानेंगे, और जनरल बोरिंग मान के हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज कर देंगे 4 मंथ्स के लिए। और जैन में से जनरल मानेंगे, और जनरल बोरिंग के बेसिस में 11.4357 का कैपिटलाइजेशन रहता है, उसके बेसिस में 1 मंथ के लिए कैपिटलाइज करेंगे। मेरा बोरिंग कॉस्ट इतना आ गया, सिंपल। अब टोटल बोरिंग कितना, टोटल एक्सपेंडिचर 8 लाख था, और बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन इतना था, तो टोटल कैपिटलाइजेशन आ गया, और उसके रिलेटेड हमने जर्नल एंट्री सॉल्व किया था। ठीक है, यहाँ पे क्रक्स क्या है क्वेश्चन का, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो स्पेसिफिक बोरोइंग है 2 लाख, 2 लाख पहले 2 लाख मैं एग्जॉस्ट करूंगा, फर्स्ट 1,50,000 होगा, और उसके बाद अगस्त में 2 लाख में से 50,000 जो है ना वो स्पेसिफिक बोरोइंग होगा। और ये 50,000 जो है ना, 50,000 टाइम पीरियड से कंसिडर करने नहीं करेंगे, यानी क्या 6 मंथ्स के लिए नहीं करेंगे, टोटल 10 मंथ्स का, 10 मंथ्स हम कैपिटलाइज कर देंगे। चलो ये क्वेश्चन भी हो गया। फिर ये सस्पेंशन वाला पार्ट आ गया था। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, वही सेम मेरा। On 1st April, entity A contracted for the construction of building 22 lakhs, 22 lakhs का है। The land under the building is regarded as separate asset and is not part of the qualifying asset. Okay, मेरा building ही qualifying asset है, land नहीं है। The building is completed was completed at the end of March X2। मार्च X2 को मेरा बिल्डिंग कंप्लीट हुआ, एंड ड्यूरिंग द पीरियड फॉलोइंग पेमेंट्स वर मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर। यहाँ पे पेमेंट्स कर दिया। अब यहाँ पे आगे देखो, तो 10% 4 year note with a simple interest payable annually which relates specifically to the project debt outstanding as on 31st March X2 amounted to 7 lakh। इंटरेस्ट आके उसके ऊपर 65,000 है, वॉज इनकर्ड ऑन दिस बोरिंग्स ड्यूरिंग द पीरियड, एंड इंटरेस्ट इनकम जो है ना 20,000 है अर्न ड्यूरिंग द पीरियड। तो यहाँ पे डिबेंचर्स जो है ना, डिबेंचर्स, अच्छा डिबेंचर्स नहीं, ये 10% 4 year का नोट्स है। ठीक है, स्पेसिफिकली बोरो किया था, तो ये स्पेसिफिक लोन है। स्पेसिफिक लोन है यानी क्या, टोटल का इंटरेस्ट जो है ना मैं कैपिटलाइज कर सकता हूँ। यहाँ पे इंटरेस्ट दिया है 65,000, और टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इनकम है मेरे पास कितना 20,000, वो लेस कर दूं तो 45,000, 45,000 मैं कैपिटलाइज कर सकता हूँ। देन 12.5% 10 year लोन with simple interest payable annually. Debt outstanding from 1st April amounted to कितना 10 lakhs and remained unchanged during the period। 10 lakhs का यहाँ पे मेरा आउटस्टैंडिंग है, और 12.5% का मेरा इंटरेस्ट रेट है, और 10% 10 year नोट्स विद अ सिंपल इंटरेस्ट पेबल एनुअली। डेट आउटस्टैंडिंग 1 अप्रैल से ही आउटस्टैंडिंग है, और 15 lakhs का है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये दो जो है ना वो जनरल मानेंगे, और ये स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक के केस में टोटल 45,000 मेरा एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन है। यहाँ पे जो है ना ये क्या मुझे क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे कैपिटलाइजेशन रेट निकालना पड़ेगा, राइट। कैपिटलाइजेशन रेट निकालना पड़ेगा, और बेस्ड ऑन एक्सपेंडिचर मुझे क्या मानना पड़ेगा, मतलब कैपिटलाइज जितना कैपिटलाइज करना है वो कंप्यूट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे पेमेंट देखोगे, पेमेंट फर्स्ट जो है ना 2 lakhs हुआ है, 600, 1200 एंड 200 में, यानी 200 मतलब 2 lakhs है, लैक्स के बेसिस में कंसिडर करना है। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी नहीं बताया कि स्पेसिफिक बोरिंग कैसा एग्जॉस्ट करना है, राइट, कैसा यूज किया है। तो फिर उसके लिए हम इनिशियली मानेंगे, इनिशियल 2 पेमेंट्स है ना, ये स्पेसिफिक मानेंगे। तो इनिशियल 2 पेमेंट्स, मेरा स्पेसिफिक बोरिंग कितना है 7 लाख, राइट। तो फिर 2 लाख फर्स्ट में हो गया, प्लस 5 lakhs, राइट। 2 lakhs मेरा इनिशियली कंप्लीट हो गया, और 2 + 5 lakhs जो है ना एडिशनल 5 lakhs, तो ये 7 lakhs मेरा स्पेसिफिक बोरिंग है। तो यहाँ पे जून में
जून में 600 है, राइट, 600 है, 600 में से 500, 5 लाख जो है ना, 5 लाख विल बी कंसिडर्ड एज स्पेसिफिक एंड 1 लाख विल बी कंसिडर्ड एज जनरल बोरिंग, और उसके बेसिस में मेरा कंप्यूटेशन होगा। तो आ जाओ नीचे देखते हैं। सबसे पहले मैंने वैक कंप्यूट किया। वैक तो कंप्यूट करना सिंपल है, तुम्हें आता है। अभी का है कैपिटलाइजेशन रेट देखना है। स्पेसिफिक बोरिंग का 7 लाख है और 45,000 उसका इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट कहाँ से आया, मुझे क्वेश्चन में दिया है ऑलरेडी। 1 जून X1 से लेके, देखो, 9 मंथ्स के लिए मेरा कंसिडर होगा जनरल बोरिंग। क्यों? क्योंकि 9 मंथ्स के लिए यूज किया। जून से कंप्यूट करो, ठीक है, जून से कंप्यूट करो। तो 9 मंथ्स के लिए 31 दिसंबर को लिया था तो 3% से हिसाब से 3 मंथ्स के लिए, और 31 मार्च के लिए 0 मंथ। क्यों? क्योंकि मेरा जो बोरिंग्स है ना वही उसी डेट में हुआ था। देखो यहाँ पे पेमेंट जो है, पेमेंट 31 मार्च को ही हुआ है, राइट, और 31 मार्च को ही मेरा कंप्यूटेशन चल रहा है, तो फिर जीरो अमाउंट का आ जाएगा। तो मेरा यहाँ पे टोटल कॉस्ट आ जाएगा 86,250 कैन बी कैपिटलाइज्ड, सिंपल। और स्पेसिफिक बोरिंग का मैंने क्या दिया, नोट दिया कि 7 लाख में से यूटिलाइज कैसे किया, 1 अप्रैल को 2 लाख यूटिलाइज किया एंड 1 जून को 5 लाख यूटिलाइज किया। सिंपल, कोई भी डाउट है इसमें क्वेश्चन में? No. चलो ये वाला इजी क्वेश्चन है, इजी वाला है, वो कर लोगे तुम, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन में ना सिर्फ 4 मंथ्स का कंस्ट्रक्शन पीरियड है, सितंबर से लेके दिसंबर तक 4 मंथ्स का कंस्ट्रक्शन पीरियड है। और यहाँ पे जो मॉड्यूल ने सॉल्व किया 4 मंथ्स के बेसिस में सॉल्व किया है, और आरटीपी एमटीपी में 12 मंथ्स के बेसिस में सॉल्व किया है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन एंटिटी कंस्ट्रक्ट्स अ न्यू हेड ऑफिस बिल्डिंग कमेंस्ड ऑन 1 सितंबर X1 which continues till 31st December, 4 महीने के लिए। Directly attributable expenditure at the beginning of the month of the asset is 10,000, sorry, 1 lakh in September X1 and 2 lakh 50 in each of the months of October to December. ठीक है, यहाँ पे the entity has not taken any specific borrowing to finance the construction of the asset but has incurred finance cost on its general borrowing, यानी स्पेसिफिक लोन नहीं है मेरे पास, सिर्फ जनरल बोरिंग है। During the period, the entity had issued 10% debentures with the face value of 20 lakhs and had overdraft of 5 lakhs, which is increased to 7 lakh 50 in December X1. Interest was paid on the overdraft is 15% अंटिल 1 अक्टूबर। देन मेरा रेट इंक्रीज हो गया 16 को। तो यहाँ पे दो लोन है, एक तो डिबेंचर है 20 लाख का, सिंपल। सेकंड है मेरा क्या है, ओवरड्राफ्ट 5 लाख का, 5 लाख का है, और उसके ऊपर रेट जो है ना 15% था 1 महीने के लिए। सितंबर के मंथ के लिए 15% के रेट से इंटरेस्ट पे किया, और उसके बाद अक्टूबर नवंबर और दिसंबर के लिए जो है ना 16% के हिसाब से मुझे पे करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट निकालना है। तो सबसे पहले अजम्पशन क्या लिया है कि मेरा जो है ना फाइनेंशियल ईयर जो है वो मेरा कैलेंडर ईयर है, यानी 1 जन से लेके 31 दिसंबर। तो डिबेंचर्स तो 12 मंथ्स के लिए रह गए। क्यों? क्योंकि इनिशियली यहाँ पे कोई डेट नहीं बोला है, तो फिर डायरेक्टली ड्यूरिंग द ईयर बोला है ना, तो फिर पूरा ईयर के लिए कंसिडर करूंगा मैं। ठीक है, ओवरड्राफ्ट जो है ना 5 लाख का 15% के लिए, 15% अप टू सितंबर तक है, तो फिर जैन से लेके सितंबर तक 9 मंथ्स के लिए कंसिडर करेंगे, राइट। देन 5 लाख वापिस से 16% हो गया, यानी क्या मेरा रेट इंक्रीज हो गया ना, वो 2 महीने के लिए था, कौन सा, अक्टूबर और नवंबर के लिए। और दिसंबर में मेरा ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो गया 7 लाख 50 को, और इंटरेस्ट रेट को 16% 1 मंथ के लिए। ठीक है, इसके बेसिस में मैंने क्या किया, यहाँ पे इंटरेस्ट कंप्यूट किया, यानी क्या, 10% डिबेंचर्स के ऊपर 12 मंथ्स के लिए 20 लाख था, और 10% था। तो फिर यहाँ पे 20 लाख के ऊपर 10% की इंटरेस्ट रेट से 12 मंथ्स के लिए मैंने इंटरेस्ट कंप्यूट किया। सिमिलर वे में ओवरड्राफ्ट का भी कंप्यूट किया। ठीक है, तो मेरा इतना इंटरेस्ट रेट आ गया। देन उसके बाद यहाँ पे एवरेज कैपिटल कंप्यूट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है ना, 16% से 15 से 16 आ रहा है, राइट। और मेरा ओवरड्राफ्ट प्रिंसिपल भी चेंज हो रहा है, 5 लाख से लेके 2 लाख 50 आ रहा है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एवरेज कैपिटल निकाल लिया। तो 20 लाख जो है मेरा 12 मंथ्स के लिए, टोटल 12 मंथ्स के लिए, ठीक है। ओवरड्राफ्ट जो है ना, ओवरड्राफ्ट ओवरड्राफ्ट 11 मंथ्स के लिए, 11 मंथ्स के लिए कितना था, 5 लाख था, राइट। तो फिर 5 लाख आ गया, यहाँ पे 5 लाख 11 मंथ्स के लिए कंसिडर किया। एंड 7 लाख 50 1 महीने के लिए, तो 1 महीने के लिए कंप्यूट करा। तो मेरा एवरेज कैपिटल, सॉरी एवरेज कैपिटल डिवाइड हो जाएगा, यानी क्या, टोटल बोरोड कॉस्ट, बोरिंग कॉस्ट कितना था मेरा, इतना, डिवाइडेड बाय मेरा एक्चुअल एवरेज कैपिटल, तो फिर मेरा इतना ये आ गया 11.09 का वाइडेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट। ठीक है, और मॉड्यूल ने 4 मंथ्स के बेसिस में कंप्यूट किया, तो हमने भी 4 मंथ्स के बेसिस में कैसे कंप्यूट करना वो सीखा, यानी क्या, इंटरेस्ट निकाल लिया 4 मंथ्स के लिए, राइट, इंटरेस्ट कंप्यूट किया 4 मंथ्स के लिए। और कैपिटल भी जो है ना, एवरेज कैपिटल 4 मंथ्स के लिए कंप्यूट किया, एवरेज कैपिटल भी 4 मंथ्स के लिए कंप्यूट किया। तो यहाँ पे इतना आया, और इसको डिवाइड करा तो 3.75 मेरा इंटरेस्ट आ गया। तो दोनों ही मेथड से करो, कोई भी मेथड से करोगे तो सेम ही आंसर आएगा, सेम आंसर इन द सेंस कुछ फर्क होगा, बट मार्क्स तो पूरा मिल जाएगा, आईसीए के हिसाब से अल्टरनेटिव देता है आईसीए। ठीक है, चलो एक्सचेंज डिफरेंस का देख लिया हमने, यस और नो?
yes sir. हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 मेरा कौन सा है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है इसके ऊपर। इन अ ग्रुप विद द पेरेंट पी देयर आर थ्री सब्सिडीज विद द फॉलोइंग बिजनेस। एक है रियल एस्टेट कंपनी, दूसरा है कंस्ट्रक्शन कंपनी, सी है फाइनेंस कंपनी। तीन कंपनी है, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और फाइनेंस। ये सारा उसका एक्टिविटीज दिया है, सिंपल। अब क्या है, रियल एस्टेट कंपनी के पास बोरिंग्स है कितना, 10 लाख का, और इंटरेस्ट रेट 7% के हिसाब से। और उसने एक्सपेंडिचर किया है क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर कितना, 15,40,000। ठीक है। ऑल द कंस्ट्रक्शन वर्क्स वर परफॉर्म बाय द कंस्ट्रक्शन कंपनी कर रहा है। और अमाउंट्स इनवॉइस टू द रियल एस्टेट कंपनी इंक्लूडेड 10% प्रॉफिट मार्जिन। यानी क्या, यहाँ पे 15,40,000 में जो है ना, प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड किया हुआ है, प्रॉफिट मार्जिन 10% का इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है सर। देन आ जाएगा कंस्ट्रक्शन कंपनी में। कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास कोई भी बोरिंग नहीं है, बट यहाँ पे 10 लाख जो है ना, वो क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर इनकर हुआ है, इनकर किया है। देन फाइनेंस कंपनी ने 20 लाख रेस किया 7% के हिसाब से एक्सटर्नली इशूड लोन टू पेरेंट कंपनी। फिर से वो एक्सटर्नली 20 लाख रेस किया और पेरेंट कंपनी को इशू किया एट द रेट ऑफ 8%। क्या 8% की इस पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ ये कंसिडर करेंगे 7% के बेसिस में। ठीक है। देन आगे यहाँ पे पेरेंट कंपनी का दिया है, यूज्ड लोन फ्रॉम द फाइनेंस कंपनी टू एक्वायर न्यू सब्सिडी। यहाँ पे जो लोन 20 लाख का है ना, फाइनेंस कंपनी से लिया था, वो किसके लिए यूज किया है, यहाँ पे सब्सिडी एक्वायर करने। नो क्वालिफाइंग एसेट अपार्ट फ्रॉम दोस रियल एस्टेट कंपनी एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी। यानी क्या, क्वालिफाइंग एसेट और कोई भी नहीं है, जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन कंपनी ये दो कंस्ट्रक्ट कर रहा है ना, वही दो क्वालिफाइंग एसेट है। आगे क्या और क्या है, पेरेंट कंपनी डिड नॉट इशू एनी लोन्स टू अदर एंटिटीज। कोई भी लोन दूसरा नहीं है। अब यहाँ पे मुझे कंप्यूटेशन करना है सिंग स्टैंडर्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो यहाँ पे मैंने एक समरी बनाया था। यहाँ पे बोरिंग्स बोरिंग्स देखोगे तो फिर यहाँ पे इतना बोरिंग्स है, और क्वालिफाइंग एसेट देखोगे तो इतना क्वालिफाइंग एसेट है मेरे पास, सिंपल। तो इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टैंडर्ड में क्या करेंगे देखेंगे। फाइनेंस कंपनी में कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं है, राइट। तो फिर कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं है, तो फिर यहाँ पे फाइनेंस कंपनी कोई भी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं कर सकता, सिंपल। रियल एस्टेट के पास एक्सपेंडिचर है क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर 15,40,000, और उसके पास बोरिंग है कितना, 7% के हिसाब से। तो उसका 10 लाख के ऊपर 7% के हिसाब से वो कैपिटलाइज कर सकता है 70,000। ठीक है। यहाँ पे 10 लाख के ऊपर क्यों कंप्यूट किया, क्योंकि मेरा एक्चुअल बोरिंग्स 10 लाख ही है, और 10 लाख के ऊपर 7% के रेट से। अगर समझो यहाँ पे मेरा बोरिंग ज्यादा होते और एक्सपेंडिचर कम होता, तो फिर एक्सपेंडिचर के ऊपर मुझे बोरिंग का कैपिटलाइजेशन मिल जाता। ठीक है। विच एवर इज लोअर बेसिस पे कंसिडर करेंगे। देन आएगा कंस्ट्रक्शन कंपनी। कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास यहाँ पे कोई भी लोन नहीं है, बट उसका पास क्वालिफाइंग एसेट है। तो अगर लोन नहीं है तो फिर उसके इसमें बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज नहीं कर सकता है, सिंपल। देन आते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेरा ग्रुप बोरिंग कितना है, ग्रुप में कितना बोरिंग्स है। तो यहाँ पे देखोगे कितना बोरिंग्स है मेरे पास, टोटल 10 लाख प्लस 20 लाख कितना है, 30 लाख है, राइट। 30 लाख मेरा बोरिंग्स है, राइट। अब यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे जो 20 लाख है ना, 20 लाख, ये जो 20 लाख सब्सिडरी परचेस करने लिया है पेरेंट कंपनी, क्या क्या है, ये 20 लाख जो है ना, न्यू सब्सिडरी परचेस करने लिया है। तो यहाँ पे सिंपली हम देखो, अगर स्पेसिफिक बोरिंग है तो स्पेसिफिक बोरिंग में कैपिटलाइज कर देंगे। अदर देन स्पेसिफिक जो भी है वो जनरल बोरिंग में लेंगे, वो कोई भी पर्पस के लिए यूज होने दो। तो फिर यहाँ पे जो सब्सिडी न्यू सब्सिडी एक्वायर करने लिया ना, ये इररेलेवेंट है। हम ये जो 20 लाख है उसको जनरल बोरिंग के पूल में कंसिडर कर लेंगे। ठीक है। देन एक और चीज, जब भी ये 15,40,000 ये जो है ना, रियल एस्टेट कंपनी, सॉरी कंस्ट्रक्शन कंपनी, हाँ रियल एस्टेट कंपनी में 15,40,000 था। ये 15,40,000 में ना एडिशनल 10% का प्रॉफिट मार्जिन है। तो ये 10% का प्रॉफिट मार्जिन हटा के मुझे क्या है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटर कंपनी प्रॉफिट जो है ना, वो एलिमिनेट हो जाता है। एज पर 110 इंड एस 110 में देखेंगे हम कि इंटर कंपनी प्रॉफिट जो है ना, ये जो है ना अनरियलाइज प्रॉफिट होता है, उसको क्या करते हैं हम, एलिमिनेट करते हैं। तो फिर एलिमिनेट करके हम एक्चुअल कॉस्ट देखेंगे। तो एलिमिनेट करने के बाद 14 लैक्स ये है, और 10 लैक्स का फाइनेंस कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 24 लैक्स, राइट। 24 लैक्स से एक्सपेंडिचर और बोरिंग से 13 लैक्स। तो हमारा जो बोरिंग कॉस्ट अलाउड कितना है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर के बेसिस में अलाउड है। एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना है, 24 लैक्स। 24 लैक्स के ऊपर 7% के हिसाब से मुझे 1,68,000 का कैपिटलाइजेशन अलाउड है। ये मेरा 1,68,000 मेरा अलाउड है कैपिटलाइजेशन। ये मेरा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। अगर उसको डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो फिर रेगुलर क्लास देख लेना। ठीक है। देन कम्स ये एक आरटीपी वाला क्वेश्चन है। आरटीपी वाला क्वेश्चन यानी कैपिटलाइजेशन जो है ना, वो पार्ट्स में हो रहा है। तो फिर उस केस में कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे 4 फेजेस में बिल्डिंग बन रहा है, उनका कंस्ट्रक्शन हो रहा है। 4 फेजेस में से फेज 1 और फेज 2 जो है ना, फेज 1 फेज 2 जो है ना, वो कंप्लीट होते ही वो रेडी फॉर यूज या रेडी फॉर सेल रहेगा। कंप्लीट होते ही इट कैन बी यूज्ड और सेल। तो फिर यहाँ पे जब भी ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके ऊपर जो कैपिटलाइजेशन है वो सीज हो जाएगा, और ये वाला जो है 3 और 4 ये कंटिन्यू होते रहेगा। इसके ऊपर एक्सपेंडिचर और वो सारा दिया है, और मेरा लोन दिया है 20,000 200 के ऊपर। 200 यानी क्या, कितना हुआ ये,
2 करोड़ हुआ ना। अच्छा ठीक है, 200 लाख है, 200 लाख का बोरोइंग है 15% के हिसाब से। ठीक है। आफ्टर टेकिंग सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ऑफ द कंस्ट्रक्शन एट द मिड ऑफ द करंट ईयर, फेज 1 और फेज 2 जो है ना वो ऑपरेशन हुआ। यानी क्या, करंट ईयर में फेज 1 फेज 2 ऑपरेशन हुआ मिड ऑफ द ईयर में, तो फिर अप टू मिड ऑफ द ईयर हम कैपिटलाइज कर देंगे, उसके बाद वाला क्या करेंगे, हम पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। बस यहाँ पे प्रोसीजर देखना है। तो फिर मेरा 200 लाख का क्या है, मेरा लोन है, 15% का रेट है, तो फिर मेरा टोटल बोरिंग कॉस्ट कितना है, 30 लाख है। 30 लाख मेरा टोटल बोरिंग कॉस्ट है। बस यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है, फेज 1 फेज 2 और फेज 3 फेज 4 का। यहाँ पे साथ में निकलेंगे, क्यों अलग अलग निकल रहे हैं, क्योंकि फेज 1 और फेज 2 जो है ना मिड ऑफ द ईयर में क्या हुआ, ऑपरेशनल हो गए, तो फिर उस केस में इसका कंप्यूट करना पड़ेगा मुझे बोरिंग कॉस्ट। तो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर इतना इन दोनों का कहाँ से लिया सर, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो 34 और 64, और यहाँ पे फेज 3 का 55 एंड 68, उतना ही लिया मैंने। और ये जो 30 लाख एक्सपेंडिचर है ना, इंटरेस्ट कॉस्ट को फेज 1 फेज 2 और फेज 3 फेज 4 में बांट दिया मैंने। देखो यहाँ पे बांट दिया। अब यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या होगा, फेज 1 फेज 2 का इतना मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है टोटल ईयर का, राइट, टोटल ईयर का इतना एक्सपेंडिचर है, और ये एक्सपेंडिचर जो है ना ये टोटल ईयर का है। मिड ऑफ द ईयर में ये क्या हुआ, ऑपरेशनल हो गया, तो अप टू मिड ऑफ द ईयर इसको कैपिटलाइज कर देंगे, और उसके बाद जो भी एक्सपेंडिचर है उसके बाद उसको पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। तो फेज 1 फेज 2 का देखो, एज फेज 1 फेज 2 इज ऑपरेशनल आफ्टर मिड ऑफ द ईयर, हेंस बोरिंग कॉस्ट ऑफ 6 मंथ्स विल बी एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। तो 6 मंथ्स का निकाला हमने, तो इतना आ गया, ये कैपिटलाइज हो जाएगा, और बचा हुआ जो है ना, बचा हुआ पीएनएल में चला जाएगा, कितना 665158। देन दूसरा फेज 3 फेज 4 तो चल रहा है ना, उसके ऊपर जो भी कॉस्ट है 16 जो भी था, 1669683 का, ये जो है ना एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन है। सिंपल। चलो आ जाते हैं हम लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन क्या है सर, यहाँ पे क्वेश्चन देख लो आराम से देखते हैं। ADLT Limited is in the process of construction or building. The construction process is expected to take about 18 months. 18 महीना लेगा, from 1st Jan to 30th June. 18 महीना लेगा। The building meets the definition of qualifying asset. LT Limited incurs the following expenditure. ये एक्सपेंडिचर है 5 करोड़, 20 करोड़, 20 करोड़ एंड 5 करोड़। जस्ट गिव मी अ मिनट, स्टार्ट करते हैं। आगे देखेंगे। ऑन 1st July, LT Limited issued 10% redeemable debentures of 50 crores. The proceeds from the debentures form part of company's general borrowing, which is used to finance the construction of qualifying asset, that is building. LT Limited had no borrowings, general or specific, before 1st July X1. तो मेरा कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हो गया, 1st January को, और यहाँ पे मेरा लोन है 1st July। तो फिर 1st January से, फर्स्ट जैन से मेरा 31st July, सॉरी 1st July तक, 1st July तक यहाँ पे कोई भी बोरिंग एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो फिर कोई भी बोरिंग एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो फिर उस केस में कैपिटलाइजेशन होगा ही नहीं इस पीरियड में। चलो आगे देखते हैं। LT Limited had no borrowing specific or general, ठीक है। LT Limited incurred 25 crores of construction cost before obtaining general borrowings on 1st July, एंड 25 crores आफ्टर ऑब्टेनिंग जनरल बोरिंग्स। तो फिर क्या ये प्री एक्सपेंडिचर उसके ऊपर मेरा कैपिटलाइजेशन अलाउड है क्या, फॉर द करंट ईयर, यस अलाउड है। ठीक है। 25 crore after obtaining general borrowings for each of the financial year ended 31st March X1, X2, X3, calculate borrowing cost that LT Limited is permitted to capitalization. अब यहाँ पे एक और चीज हमने देखा था कि जो भी इंटरेस्ट कॉस्ट करंट ईयर में हमने कैपिटलाइज किया, करंट ईयर में हमने कैपिटलाइज किया, और वो कैपिटलाइज हो गया कॉस्ट ऑफ एसेट में, और अभी जो भी एक्सपेंडिचर है वो नेक्स्ट ईयर में भी मेरा क्या है, कैपिटलाइजेशन के लिए अलाउड है। यानी क्या, आ जाओ देखते हैं, बताता हूँ। 1st Jan को 31st मार्च से मेरा जो है ना कंस्ट्रक्शन 1st Jan को स्टार्ट हुआ, राइट, और मेरा लोन कब से चालू हो रहा है, 1st July से, बराबर। तो फिर इस पीरियड में कोई भी बोरिंग नहीं है, तो 1st Jan से 31st मार्च के बीच में कुछ भी बोरिंग नहीं था, और बोरिंग कॉस्ट इनकर किया ही नहीं, तो फिर कुछ भी कैपिटलाइज नहीं कर सकते। सिंपल। 31st March X2 को मेरा बोरिंग कब स्टार्ट हो गया, 1st July से 31st March। यहाँ पे 9 मंथ्स के लिए मेरा बोरिंग्स था, राइट, 9 मंथ्स के लिए बोरिंग्स था, और 10% के रेट से है। यहाँ पे वैक कंप्यूट नहीं करना है, क्योंकि एक ही बोरिंग है मेरे पास, 10% के हिसाब से रिडेमेबल डिबेंचर्स है। ठीक है। तो फिर यहाँ पे जो मैंने पहले एक्सपेंडिचर किया था, कौन सा, जैन में और जून में, ये भी अलाउड है फॉर दी कैपिटलाइजेशन, इंटरेस्ट कॉस्ट इसके ऊपर भी अलाउड है। तो मैंने उसका बेसिस में कंप्यूट कर लिया 9 मंथ्स के लिए, 1st July से लेके 31st जून। तो फिर मेरा यहाँ पे आ गया 1.875 का मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट आ गया। अब ये जो इंटरेस्ट कॉस्ट है ना, इसको मेरे कॉस्ट ऑफ असेट में कैपिटलाइज कर दिया, तो ये नेक्स्ट ईयर में इसके ऊपर भी मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट अवेलेबल है फॉर कैपिटलाइजेशन। ठीक है। 31st March X3 को आ गए, तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया 30th जून को, तो 3 महीने का अलाउड है X3 में, 3 महीने का अलाउड है। तो 1st Jan से लेके 5 करोड़ 3 महीने के लिए, फिर 30th जून का 20 करोड़,
कितना, 3 महीने के लिए। 30 सितंबर का 20 करोड़ 3 महीने के लिए। अब एडिशनली देखोगे ना, सब मेरा जो ये यहाँ तक तो एक्सपेंडिचर है। एडिशनल 1.875 जो है ना, ये मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर था। प्रीवियस ईयर का जो भी इंटरेस्ट कॉस्ट है वो भी अवेलेबल है फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे बोरिंग कॉस्ट कर लिया और इतना अमाउंट आ गया मेरा, सिंपल। तो यहाँ पे हमारा इंड एस 23 का रिवीजन समाप्त होता है। और इसका रेगुलर लेक्चर्स भी यूट्यूब में अवेलेबल है और रिवीजन लेक्चर भी काफी डिटेल में किया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड हैव अ नाइस डे। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 4, एलडीआर भी मार्क किया है यहाँ पे। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? K Limited began construction of new building at an estimated cost of 7 lakh on 1st April X1. To finance the construction of a building, it obtained a specific loan of 2 lakh. 2 lakh का specific loan लिया है from the financial institution at the finance rate of 9%. यानी क्या, यहाँ पे इसने 2 लाख का स्पेसिफिक लोन लिया है फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन और 9% के रेट से। टोटल कॉस्ट कितना आ गया मेरा बोरिंग कॉस्ट के ऊपर? 18,000, ठीक है। कंपनीज आउटस्टैंडिंग लोन आके इतना है ऑलरेडी जो है ना, 7 लाख और 9 लाख ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग है, जिसमें से 12% एंड 11% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और एक्सपेंडिचर इनकर किया है इतना, इतना जो भी एक्सपेंडिचर इनकर किया है। आगे देखो, द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड बाय 31 Jan X2। स्टार्ट कब क्या है? स्टार्ट कब क्या है? स्टार्ट मेरा कंस्ट्रक्शन हो गया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग on 31st June. Following the provision of Ind AS 23, calculate the amount of interest to be capitalized and pass the necessary journal entry for capitalization of cost and borrowing cost in respect of as on 31st March। अच्छा, स्टार्ट कब क्या है? 1 अप्रैल को ही क्या है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन जो है ना स्टार्ट क्या है 1 अप्रैल से। तो फिर 1 अप्रैल से लेके कब तक करना है मुझे? 31 जैन। 1 अप्रैल से लेके 31 जैन। तो यहाँ पे देख लो, तो 1 अप्रैल से 31 जैन कितना महीने होगा? 10 महीने, राइट। 10 महीने के लिए मुझे कंप्यूटेशन करना है और ये सारा एक्सपेंडिचर है। अगर देखोगे तो 2 lakhs, 2 लाख स्पेसिफिक है। और यहाँ पे एक्सपेंडिचर में स्पेसिफिकली बताया नहीं कि मेरा 2 लाख जो है ना कब यूज हुआ है। तो फिर पहले मैं कंसिडर करूंगा फर्स्ट अप्रैल का और अगस्त का। इन दोनों में से पहले स्पेसिफिक वाला खत्म करूंगा, फिर उसके बाद जनरल पे आऊंगा, राइट। तो फिर 1 लाख 50 गया 2 लाख में से, तो 50,000 बचेगा। तो फिर अगस्त, अगस्त में से 2 लाख में से 50,000 जो है स्पेसिफिक मानूंगा और बचा हुआ क्या मानूंगा? जनरल मानूंगा, ठीक है। आ जाओ कल सोल्यूशन में। और वैक भी कंप्यूट करना पड़ेगा ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो लोन है, राइट। दो लोन है तो दो लोन का वैक कंप्यूट करना पड़ेगा, सिंपल। तो फिर यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ वैक 7 लाख के ऊपर मेरा मेरा टोटल लोन है 16 lakhs का, इंटू 12%, यहाँ पे वैक कंप्यूट किया, ठीक है। वैक कंप्यूट करना तो आता ही है तुम्हें। 11.4375 मेरा वैक आ गया। अब आगे देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट मेरा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कैसा किया? तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर 1 अप्रैल में से 1 लाख 50, 1 लाख 50 क्या मानूंगा? स्पेसिफिक बोरोइंग से मानूंगा। और टोटल मुझे क्या करना पड़ेगा? कैपिटलाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे सर टोटल बोल रहे हो और यहाँ पे टाइम पीरियड कंसिडर किया है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कितना, 10 महीने के लिए हुआ ना, 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ और 31 जैन को खत्म हुआ, यानी 10 मंथ्स के लिए ही कैपिटलाइजेशन अलाउड है स्पेसिफिक के केस में भी। क्यों? यहाँ पे टोटल कंस्ट्रक्शन पीरियड के टाइम में जितना भी स्पेसिफिक बोरेंगे वो कैपिटलाइज करूंगा, यहाँ पे इतना आया। अगस्त में से 50,000 भी क्या कंसिडर करूंगा सर? यहाँ पे मैं क्या कंसिडर करूंगा? स्पेसिफिक और उसका जो है ना कैपिटलाइजेशन करूंगा। तो यहाँ पे अगर बोलोगे तो 1 अगस्त से लेके जैन तक कितने महीने होगा? अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन, 6 महीने के लिए होगा ना। तो 9 मंथ्स 10 मंथ्स क्यों ले रहे हैं यहाँ पे? स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक के केस में टोटल का टोटल हम क्या करेंगे? कैपिटलाइज कर देंगे। तो फिर टोटल कंसिडर करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटलाइजेशन। देन अगस्त के इसमें 1 लाख 50, 2 lakhs था ना अगस्त में एक्सपेंडिचर, 50,000 स्पेसिफिक में माना और 1 लाख 50 जनरल मानेंगे। और 1 लाख 50 कितना 6 मंथ्स के लिए यूज किया है, तो 6 मंथ्स के लिए हम कैपिटलाइज कर देंगे। देन अक्टूबर का 3 लाख 50 था, जनरल बोरिंग मानेंगे और जनरल बोरिंग मान के हम क्या करेंगे? कैपिटलाइज कर देंगे 4 मंथ्स के लिए। और जैन में से जनरल मानेंगे और जनरल बोरिंग के बेसिस में 11.4357 का कैपिटलाइजेशन रहता है, उसके बेसिस में 1 मंथ के लिए कैपिटलाइज करेंगे। मेरा बोरिंग कॉस्ट इतना आ गया, सिंपल। अब टोटल बोरिंग कितना? टोटल एक्सपेंडिचर 8 लाख था और बोरिंग का कैपिटलाइजेशन इतना था, तो टोटल कैपिटलाइजेशन आ गया और उसके रिलेटेड हमने जर्नल एंट्री सॉल्व किया था, ठीक है। यहाँ पे क्रक्स क्या है क्वेश्चन का? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो स्पेसिफिक बोरोइंग है 2 lakhs, 2 lakhs पहले 2 lakhs मैं एग्जॉस्ट करूंगा, फर्स्ट 1 लाख 50 होगा और उसके बाद अगस्त में 2 लाख में से 50,000 जो है ना वो स्पेसिफिक बोरोइंग होगा। और ये 50,000 जो है ना, 50,000 टाइम पीरियड से कंसिडर करने करेंगे, यानी क्या 6 मंथ्स के लिए नहीं करेंगे, टोटल 10 मंथ्स का, 10 मंथ्स हम कैपिटलाइज कर देंगे। चलो ये क्वेश्चन भी हो गया। फिर ये सस्पेंशन वाला पार्ट आ गया था। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? वही सेम मेरा। ऑन 1 अप्रैल एंटिटी ए कॉन्ट्रैक्टेड
फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग 22 lakhs का है. द लैंड अंडर द बिल्डिंग इज रिगार्डेड एज सेपरेट एसेट एंड इज नॉट पार्ट ऑफ द क्वालिफाइंग एसेट. ओके, मेरा बिल्डिंग ही क्वालिफाइंग एसेट है, लैंड नहीं है. द बिल्डिंग इज कंप्लीटेड वाज कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ मार्च एक्स टू. मार्च एक्स टू को मेरा बिल्डिंग कंप्लीट हुआ एंड ड्यूरिंग द पीरियड फॉलोइंग पेमेंट्स वर मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर. यहाँ पे पेमेंट्स कर दिया. अब यहाँ पे आगे देखो तो 10% 4 year note with a simple interest payable annually, which relates specifically to the project debt outstanding as on 31st March X2 amounted to 7 lakh. इंटरेस्ट आके उसके ऊपर 65,000 है, वॉज इनकर्ड ऑन दिस बोरिंग्स ड्यूरिंग द पीरियड एंड इंटरेस्ट इनकम जो है ना 20,000 है अर्न ड्यूरिंग द पीरियड. तो यहाँ पे डिबेंचर्स जो है ना, डिबेंचर्स, अच्छा डिबेंचर्स नहीं, ये 10% 4 year का नोट्स है. ठीक है, स्पेसिफिकली बोरो किया था. तो ये स्पेसिफिक लोन है. स्पेसिफिक लोन है यानी क्या, टोटल का इंटरेस्ट जो है ना मैं कैपिटलाइज कर सकता हूँ. यहाँ पे इंटरेस्ट दिया है 65,000 और टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इनकम है मेरे पास कितना 20,000, वो लेस कर दूं तो 45,000 मैं कैपिटलाइज कर सकता हूँ. देन 12.5% 10 year लोन with simple interest payable annually. Debt outstanding from 1st April amounted to कितना 10 lakhs and remained unchanged during the period. 10 lakhs का यहाँ पे मेरा आउटस्टैंडिंग है और 12.5% का मेरा इंटरेस्ट रेट है और 10% 10 year notes with a simple interest payable annually. डेट आउटस्टैंडिंग 1st April से ही आउटस्टैंडिंग है और 15 lakhs का है. ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये दो जो है ना वो जनरल मानेंगे और ये स्पेसिफिक है. स्पेसिफिक के केस में टोटल 45,000 मेरा एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन है. यहाँ पे जो है ना ये क्या मुझे क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे कैपिटलाइजेशन रेट निकालना पड़ेगा, राइट. कैपिटलाइजेशन रेट निकालना पड़ेगा और बेस्ड ऑन एक्सपेंडिचर मुझे क्या मानना पड़ेगा, मतलब कैपिटलाइज जितना कैपिटलाइज करना है वो कंप्यूट करना पड़ेगा. अगर यहाँ पे पेमेंट देखोगे, पेमेंट फर्स्ट जो है ना 2 lakhs हुआ है, 600 1200 एंड 200 में, यानी 200 मतलब 2 lakhs है, lakhs के बेसिस में कंसिडर करना है. अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी नहीं बताया कि स्पेसिफिक बोरिंग कैसा एग्जॉस्ट करना है, राइट, कैसा यूज किया है. तो फिर उसके लिए हम इनिशियली मानेंगे, इनिशियल टू पेमेंट्स है ना, ये स्पेसिफिक मानेंगे. तो इनिशियल टू पेमेंट्स मेरा स्पेसिफिक बोरिंग कितना है 7 लाख, राइट. तो फिर 2 लाख फर्स्ट में हो गया प्लस 5 lakhs, राइट. 2 lakhs मेरा इनिशियली कंप्लीट हो गया और 2 + 5 lakhs जो है ना एडिशनल 5 lakhs, तो ये 7 lakhs मेरा स्पेसिफिक बोरिंग है. तो यहाँ पे जून में 600 है, राइट. 600 है, 600 में से 5 लाख जो है ना, 5 लाख विल बी कंसिडर्ड एज स्पेसिफिक एंड 1 लाख विल बी कंसिडर्ड एज जनरल बोरिंग और उसके बेसिस में मेरा कंप्यूटेशन होगा. तो आ जाओ नीचे देखते हैं. सबसे पहले मैंने वैक कंप्यूट किया. वैक तो कंप्यूट करना सिंपल है, तुम्हें आता है. अभी का है कैपिटलाइजेशन रेट देखना है. स्पेसिफिक बोरिंग का 7 लाख है और 45,000 उसका इंटरेस्ट है. इंटरेस्ट कहाँ से आया, मुझे क्वेश्चन में दिया है ऑलरेडी. 1 जून X1 से लेके देखो 9 मंथ्स के लिए मेरा कंसिडर होगा जनरल बोरिंग. क्यों, क्योंकि 9 मंथ्स के लिए यूज किया है. जून से कंप्यूट करो, ठीक है. जून से कंप्यूट करो तो 9 मंथ्स के लिए 31 दिसंबर को लिया था तो 3% से हिसाब से 3 मंथ्स के लिए और 31 मार्च के लिए 0 मंथ. क्यों, क्योंकि मेरा जो बोरिंग्स है ना वही उसी डेट में हुआ था. देखो यहाँ पे पेमेंट जो है, पेमेंट 31 मार्च को ही हुआ है, राइट. और 31 मार्च को ही मेरा कंप्यूटेशन चल रहा है तो फिर 0 अमाउंट का आ जाएगा. तो मेरा यहाँ पे टोटल कॉस्ट आ जाएगा 86,250 कैन बी कैपिटलाइज्ड. सिंपल. और स्पेसिफिक बोरिंग का मैंने क्या दिया, नोट दिया कि 7 लाख में से यूटिलाइज कैसे किया, 1 अप्रैल को 2 लाख यूटिलाइज किया एंड 1 जून को 5 लाख यूटिलाइज किया. सिंपल. कोई भी डाउट है इसमें क्वेश्चन में? No. चलो ये वाला इजी क्वेश्चन है, इजी वाला है, वो कर लोगे तुम. क्वेश्चन नंबर 7. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 3 क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन में ना सिर्फ 4 मंथ्स का कंस्ट्रक्शन पीरियड है. सितंबर से लेके दिसंबर तक 4 मंथ्स का कंस्ट्रक्शन पीरियड है. और यहाँ पे जो मॉड्यूल ने सॉल्व किया 4 मंथ्स के बेसिस में सॉल्व किया है और आरटीपी एमटीपी में 12 मंथ्स के बेसिस में सॉल्व किया है. तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है. एन एंटिटी कंस्ट्रक्ट्स अ न्यू हेड ऑफिस बिल्डिंग कमेंस्ड ऑन 1 September X1 which continues till 31st December. 4 महीने के लिए. Directly attributable expenditure at the beginning of the month of the asset is 10,000, sorry 1 lakh in September X1 and 2 lakh 50 in each of the months of October to December. ठीक है. यहाँ पे the entity has not taken any specific borrowing to finance the construction of the asset but has incurred finance cost on its general borrowing. यानी स्पेसिफिक लोन नहीं है मेरे पास, सिर्फ जनरल बोरिंग है. During the period the entity had issued 10% debentures with the face value of 20 lakhs and had overdraft of 5 lakhs which is increased to 7 lakh 50 in December X1. Interest was paid on the overdraft is 15% until 1st October. Then मेरा रेट इंक्रीज हो गया 16 को. तो यहाँ पे दो लोन है,
एक तो डिबेंचर है 20 लाख का, सिंपल। सेकंड है मेरा क्या है, ओवरड्राफ्ट 5 लाख का, 5 लाख का है, और उसके ऊपर रेट जो है ना 15% था एक महीने के लिए। सितंबर के मंथ के लिए 15% के रेट से इंटरेस्ट पे किया, और उसके बाद अक्टूबर नवंबर और दिसंबर के लिए जो है ना 16% के हिसाब से मुझे पे करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट निकालना है। तो सबसे पहले अजम्पशन क्या लिया है कि मेरा जो है ना फाइनेंशियल ईयर जो है वो मेरा कैलेंडर ईयर है, यानी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर। तो डिबेंचर्स तो 12 मंथ्स के लिए रह गए हैं, क्यों? क्योंकि इनिशियली यहाँ पे कोई डेट नहीं बोला है, तो फिर डायरेक्टली ड्यूरिंग द ईयर बोला है ना, तो फिर पूरा ईयर के लिए कंसिडर करूंगा मैं। ठीक है। ओवरड्राफ्ट जो है ना 5 लाख का 15% के लिए, 15% अप टू सितंबर तक है, तो फिर जैन से लेके सितंबर तक 9 मंथ्स के लिए कंसिडर करेंगे। राइट। देन 5 लाख वापिस से 16% हो गया, यानी कि मेरा रेट इंक्रीज हो गया ना, वो 2 महीने के लिए था, कौन सा, अक्टूबर और नवंबर के लिए। और दिसंबर में मेरा ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो गया 7,50,000 को, और इंटरेस्ट रेट को 16% 1 मंथ के लिए। ठीक है। इसके बेसिस में मैंने क्या किया, यहाँ पे इंटरेस्ट कंप्यूट किया, यानी क्या, 10% डिबेंचर्स के ऊपर 12 मंथ्स के लिए 20 लाख था, और 10% था। तो फिर यहाँ पे 20 लाख के ऊपर 10% की इंटरेस्ट रेट से 12 मंथ्स के लिए मैंने इंटरेस्ट कंप्यूट किया। सिमिलर वे में ओवरड्राफ्ट का भी कंप्यूट किया। ठीक है। तो मेरा इतना इंटरेस्ट रेट आ गया। देन उसके बाद यहाँ पे एवरेज कैपिटल कंप्यूट करना पड़ा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है ना, 16% से 15 से 16 आ रहा है। राइट। और मेरा ओवरड्राफ्ट प्रिंसिपल भी चेंज हो रहा है, 5 लाख से लेके 2,50,000 आ रहा है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एवरेज कैपिटल निकाल लिया। तो 20 लाख जो है मेरा 12 मंथ्स के लिए, टोटल 12 मंथ्स के लिए। ठीक है। ओवरड्राफ्ट जो है ना, ओवरड्राफ्ट ओवरड्राफ्ट 11 मंथ्स के लिए, 11 मंथ्स के लिए कितना था, 5 लाख था। राइट। तो फिर 5 लाख आ गया, यहाँ पे 5 लाख 11 मंथ्स के लिए कंसिडर किया। एंड 7,50,000 एक महीने के लिए, तो एक महीने के लिए कंप्यूट करा। तो मेरा एवरेज कैपिटल, सॉरी एवरेज कैपिटल डिवाइड हो जाएगा, यानी क्या, टोटल बोरोड कॉस्ट, बोरिंग कॉस्ट कितना था मेरा, इतना, डिवाइडेड बाय मेरा एक्चुअल एवरेज कैपिटल, तो फिर मेरा इतना ये आ गया 11.09 का वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट। ठीक है। और मॉड्यूल ने 4 मंथ्स के बेसिस में कंप्यूट किया, तो हमने भी 4 मंथ्स के बेसिस में कैसे कंप्यूट करना वो सीखा, यानी क्या, इंटरेस्ट निकाल लिया 4 मंथ्स के लिए। राइट। इंटरेस्ट कंप्यूट किया 4 मंथ्स के लिए, और कैपिटल भी जो है ना, एवरेज कैपिटल 4 मंथ्स के लिए कंप्यूट किया, एवरेज कैपिटल भी 4 मंथ्स के लिए कंप्यूट किया। तो यहाँ पे इतना आया, और इसको डिवाइड करा तो 3.75 मेरा इंटरेस्ट आ गया। तो दोनों ही मेथड से करो, कोई भी मेथड से करोगे तो सेम ही आंसर आएगा, सेम आंसर इन द सेंस कुछ फर्क होगा, बट मार्क्स तो पूरा मिल जाएगा, आईसीए के हिसाब से अल्टरनेटिव देता है आईसीए। ठीक है। चलो, एक्सचेंज डिफरेंस का देख लिया हमने, यस और नो? yes sir. हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 मेरा कौन सा है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है इसके ऊपर। इन अ ग्रुप विद द पेरेंट पी, देयर आर 3 subsidiaries विद द फॉलोइंग बिजनेस। एक है रियल एस्टेट कंपनी, दूसरा है कंस्ट्रक्शन कंपनी, सी है फाइनेंस कंपनी। 3 कंपनी है, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और फाइनेंस। ये सारा उसका एक्टिविटीज दिया है, सिंपल। अब क्या है, रियल एस्टेट कंपनी के पास बोरिंग्स है कितना, 10 लाख का, और इंटरेस्ट रेट 7% के हिसाब से। और उसने एक्सपेंडिचर किया है क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर कितना, 15,40,000। ठीक है। ऑल द कंस्ट्रक्शन वर्क्स वर परफॉर्म बाय द कंस्ट्रक्शन कंपनी कर रहा है, और अमाउंट्स इनवॉइस टू द रियल एस्टेट कंपनी इंक्लूडेड 10% प्रॉफिट मार्जिन, यानी क्या, यहाँ पे 15,40,000 में जो है ना प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड किया हुआ है, प्रॉफिट मार्जिन 10% का इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है सर। देन आ जाएगा कंस्ट्रक्शन कंपनी में। कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास कोई भी बोरिंग नहीं है, बट यहाँ पे 10 लाख जो है ना वो क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर इनकर हुआ है, इनकर किया है। देन फाइनेंस कंपनी ने 20 लाख रेस किया 7% के हिसाब से, एक्सटर्नली इशूड लोन टू पेरेंट कंपनी, फिर से वो एक्सटर्नली 20 लाख रेस किया और पेरेंट कंपनी को इशू किया एट द रेट ऑफ 8%। क्या 8% की इस पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ ये कंसिडर करेंगे 7% के बेसिस में। ठीक है। देन आगे यहाँ पे पेरेंट कंपनी का दिया है, यूज्ड लोन फ्रॉम द फाइनेंस कंपनी टू एक्वायर न्यू सब्सिडी। यहाँ पे जो लोन 20 लाख का है ना फाइनेंस कंपनी से लिया था, वो किसके लिए यूज किया है, यहाँ पे सब्सिडी एक्वायर करने। नो क्वालिफाइंग एसेट अपार्ट फ्रॉम दोस रियल एस्टेट कंपनी एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी, यानी क्या, क्वालिफाइंग एसेट और कोई भी नहीं है, जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन कंपनी ये दो कंस्ट्रक्ट कर रहा है ना, वही दो क्वालिफाइंग एसेट है। आगे क्या और क्या है, पेरेंट कंपनी डिड नॉट इशू एनी लोन्स टू अदर एंटिटीज, कोई भी लोन दूसरा नहीं है। अब यहाँ पे मुझे कंप्यूटेशन करना है सिंग स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो यहाँ पे मैंने एक समरी बनाया था, यहाँ पे बोरिंग्स बोरिंग्स देखोगे तो फिर यहाँ पे इतना बोरिंग्स है, और क्वालिफाइंग एसेट देखोगे तो इतना क्वालिफाइंग एसेट है मेरे पास, सिंपल। तो इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, स्टैंड अलोन में क्या करेंगे देखेंगे, फाइनेंस कंपनी में कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं है। राइट। तो फिर कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं है, तो फिर यहाँ पे फाइनेंस कंपनी कोई भी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं कर सकता, सिंपल। रियल एस्टेट के पास एक्सपेंडिचर है क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर 15,40,000, और उसके पास बोरिंग है कितना, 7% के हिसाब से। तो उसका 10 लाख के ऊपर 7% के हिसाब से वो कैपिटलाइज कर सकता है 70,000। ठीक है। यहाँ पे 10 लाख के ऊपर क्यों कंप्यूट किया, क्योंकि मेरा एक्चुअल बोरिंग 10,000 ही 10 लाख ही है, और 10 लाख के ऊपर 7% के रेट से। अगर समझो यहाँ पे मेरा बोरिंग ज्यादा होते और एक्सपेंडिचर कम होता, तो फिर एक्सपेंडिचर के ऊपर मुझे बोरिंग कैपिटलाइजेशन मिल जाता। ठीक है।
विच एवर इज लोअर बेसिस पे कंसिडर करेंगे। देन आएगा कंस्ट्रक्शन कंपनी। कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास यहाँ पे कोई भी लोन नहीं है, बट उसके पास क्वालिफाइंग असेट है, तो अगर लोन नहीं है तो फिर उसके इस पे बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज नहीं कर सकता है, सिंपल। देन आते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेरा ग्रुप बोरिंग कितना है, ग्रुप में कितना बोरिंग्स है, तो यहाँ पे देखोगे कितना बोरिंग्स है मेरे पास। टोटल 10 lakhs प्लस 20 lakhs कितना है, 30 lakhs है, राइट। 30 lakhs मेरा बोरिंग्स है, राइट। अब यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे जो 20 lakhs है ना, 20 lakhs, ये जो 20 lakhs सब्सिडरी परचेस करने लिया है पेरेंट कंपनी, क्या क्या है, ये 20 lakhs जो है ना न्यू सब्सिडरी परचेस करने लिया है। तो यहाँ पे सिंपली हम देखो, अगर स्पेसिफिक बोरिंग है तो स्पेसिफिक बोरिंग में कैपिटलाइज कर देंगे, अदर देन स्पेसिफिक जो भी है वो जनरल बोरिंग में लेंगे, वो कोई भी पर्पस के लिए यूज होने दो। तो फिर यहाँ पे जो सब्सिडी न्यू सब्सिडी एक्वायर करने लिया ना, ये इररिलेवेंट है, हम ये जो 20 lakhs है उसको जनरल बोरिंग के पूल में कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। देन एक और चीज, जब भी ये 15 लाख 40, ये जो है ना रियल एस्टेट कंपनी, सॉरी कंस्ट्रक्शन कंपनी, हाँ रियल एस्टेट कंपनी में 15 लाख 40,000 था, ये 15 लाख 40,000 में ना एडिशनल 10% का प्रॉफिट मार्जिन है। तो ये 10% का प्रॉफिट मार्जिन हटा के मुझे क्या है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटर कंपनी प्रॉफिट जो है ना वो एलिमिनेट हो जाता है। एज पर 110 इंड एस 110 में देखेंगे हम कि इंटर कंपनी प्रॉफिट जो है ना, ये जो है ना अनरियलाइज प्रॉफिट होता है, उसको क्या करते हैं हम एलिमिनेट करते हैं। तो फिर एलिमिनेट करके हम एक्चुअल कॉस्ट देखेंगे। तो एलिमिनेट करने के बाद 14 lakhs ये है, और 10 lakhs का फाइनेंस कंपनी का है। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 24 lakhs, राइट। 24 lakhs एक्सपेंडिचर और बोरिंग से 13 lakhs। तो हमारा जो बोरिंग कॉस्ट अलाउड कितना है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर के बेसिस में अलाउड है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना है, 24 lakhs। 24 lakhs के ऊपर 7% के हिसाब से मुझे 1,68,000 का कैपिटलाइजेशन अलाउड है। ये मेरा 1,68,000 मेरा अलाउड है कैपिटलाइजेशन। ये मेरा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। अगर उसको डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो फिर रेगुलर क्लास देख लेना, ठीक है। देन कम्स ये एक आरटीपी वाला क्वेश्चन है। आरटीपी वाला क्वेश्चन यानी कैपिटलाइजेशन जो है ना वो पार्ट्स में हो रहा है, तो फिर उस केस में कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे 4 फेजेस में बिल्डिंग बन रहा है, उनका कंस्ट्रक्शन हो रहा है। 4 फेजेस में से फेज 1 और फेज 2 जो है ना, फेज 1 फेज 2 जो है ना, वो कंप्लीट होते ही वो रेडी फॉर यूज या रेडी फॉर सेल रहेगा। कंप्लीट होते ही इट कैन बी यूज्ड और सेल। तो फिर यहाँ पे जब भी ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके ऊपर जो कैपिटलाइजेशन है वो सीज हो जाएगा, और ये वाला जो है 3 और 4 ये कंटिन्यू होते रहेगा। इसके ऊपर एक्सपेंडिचर और वो सारा दिया है, और मेरा लोन दिया है 20,000, 200 के ऊपर। 200 यानी क्या, कितना हुआ ये, 2 करोड़ हुआ ना। अच्छा ठीक है, 200 लाख है, 200 लाख का बोरोइंग है 15% के हिसाब से, ठीक है। आफ्टर टेकिंग सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ऑफ द कंस्ट्रक्शन एट द मिड ऑफ द करंट ईयर, फेज 1 और फेज 2 जो है ना वो ऑपरेशन हुआ। यानी क्या, करंट ईयर में फेज 1 फेज 2 ऑपरेशन हुआ मिड ऑफ द ईयर में, तो फिर अप टू मिड ऑफ द ईयर हम कैपिटलाइज कर देंगे, उसके बाद वाला क्या करेंगे हम पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। बस यहाँ पे प्रोसीजर देखना है। तो फिर मेरा 200 lakhs का क्या है, मेरा लोन है, 15% का रेट है, तो फिर मेरा टोटल बोरिंग कॉस्ट कितना है, 30 lakhs है। 30 lakhs मेरा टोटल बोरिंग कॉस्ट है। बस यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है, फेज 1 फेज 2 और फेज 3 फेज 4 का, यहाँ पे साथ में निकलेंगे। क्यों अलग अलग निकल रहे हैं, क्योंकि फेज 1 और फेज 2 जो है ना मिड ऑफ द ईयर में क्या हुआ, ऑपरेशनल हो गया, तो फिर उस केस में इसका कंप्यूट करना पड़ेगा मुझे बोरिंग कॉस्ट। तो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर इतना इन दोनों का कहाँ से लिया सर, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो 34 और 64, और यहाँ पे फेज 3 का 55 एंड 68, उतना ही लिया मैंने। और ये जो 30 lakhs एक्सपेंडिचर है ना, इंटरेस्ट कॉस्ट को फेज 1 फेज 2 और फेज 3 फेज 4 में बांट दिया मैंने, देखो यहाँ पे बांट दिया। अब यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या होगा, फेज 1 फेज 2 का इतना मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है टोटल ईयर का, राइट। टोटल ईयर का इतना एक्सपेंडिचर है, और ये एक्सपेंडिचर जो है ना ये टोटल ईयर का है। मिड ऑफ द ईयर में ये क्या हुआ, ऑपरेशनल हो गया, तो अप टू मिड ऑफ द ईयर इसको कैपिटलाइज कर देंगे, और उसके बाद जो भी एक्सपेंडिचर है उसके बाद उसको पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। तो फेज 1 फेज 2 का देखो, एज फेज 1 फेज 2 इज ऑपरेशनल आफ्टर मिड ऑफ द ईयर, हेंस बोरिंग कॉस्ट ऑफ 6 months विल बी एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। तो 6 months का निकाला हमने, तो इतना आ गया, ये कैपिटलाइज हो जाएगा, और बचा हुआ जो है ना, बचा हुआ पीएनएल में चला जाएगा, कितना 665158। देन दूसरा फेज 3 फेज 4 तो चल रहा है ना, उसके ऊपर जो भी कॉस्ट है 16 जो भी था, 16 69 683 का, ये जो है ना एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन है, सिंपल। चलो आ जाते हैं हम लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन क्या है सर, यहाँ पे क्वेश्चन देख लो, आराम से देखते हैं। AT Limited is in the process of construction or building. The construction process is expected to take about 18 months. 18 महीना लेगा, from 1st Jan to 30th June. 18 महीना लेगा। The building meets the definition of qualifying asset. LT Limited incurs the following expenditure. ये एक्सपेंडिचर है 5 करोड़, 20 करोड़, 20 करोड़ एंड 5 करोड़। जस्ट गिव मी अ मिनट, स्टार्ट करते हैं। आगे देखेंगे, ऑन 1st July
LT Limited issued 10% redeemable debentures of 50 crores. The proceeds from the debentures form part of company's general borrowing, which is used to finance the construction of qualifying asset, that is building. LT Limited had no borrowings, general or specific, before 1st July X1. तो मेरा कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हो गया? 1 जनवरी को, और यहाँ पे मेरा लोन है 1 जुलाई। तो फिर 1 जनवरी से, फर्स्ट जैन से मेरा 31 जुलाई, सॉरी 1 जुलाई तक, 1 जुलाई तक यहाँ पे कोई भी बोरिंग एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो फिर कोई भी बोरिंग एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो फिर उस केस में कैपिटलाइजेशन होगा ही नहीं इस पीरियड में। चलो आगे देखते हैं। LT Limited had no borrowing, specific और जनरल, ठीक है। LT Limited incurred 25 crores of construction cost before obtaining general borrowings on 1st July and 25 crores after obtaining general borrowings। तो फिर क्या ये प्री एक्सपेंडिचर उसके ऊपर मेरा कैपिटलाइजेशन अलाउड है क्या फॉर द करंट ईयर? यस, अलाउड है, ठीक है। 25 crore after obtaining general borrowings for each of the financial year ended 31st March X1, X2, X3, calculate borrowing cost that LT Limited is permitted to capitalization। अब यहाँ पे एक और चीज हमने देखा था कि जो भी इंटरेस्ट कॉस्ट करंट ईयर में हमने कैपिटलाइज किया, करंट ईयर में हमने कैपिटलाइज किया, और वो कैपिटलाइज हो गया कॉस्ट ऑफ एसेट में, और अभी जो भी एक्सपेंडिचर है वो नेक्स्ट ईयर में भी मेरा क्या है, कैपिटलाइजेशन के लिए अलाउड है। यानी क्या, आ जाओ देखते हैं, बताता हूँ। 1 जैन को 31 मार्च से मेरा जो है ना कंस्ट्रक्शन 1 जैन को स्टार्ट हुआ, राइट, और मेरा लोन कब से चालू हो रहा है? 1 जुलाई से, बराबर। तो फिर इस पीरियड में कोई भी बोरिंग नहीं है, तो 1 जैन से 31 मार्च के बीच में कुछ भी बोरिंग नहीं था और बोरिंग कॉस्ट इनकर किया ही नहीं, तो फिर कुछ भी कैपिटलाइज नहीं कर सकते, सिंपल। 31 मार्च X2 को मेरा बोरिंग कब स्टार्ट हो गया? 1 जुलाई से 31 मार्च। यहाँ पे 9 मंथ्स के लिए मेरा बोरिंग्स था, राइट, 9 मंथ्स के लिए बोरिंग्स था, और 10% के रेट से है। यहाँ पे वैक कंप्यूट नहीं करना है क्योंकि एक ही बोरिंग है मेरे पास, 10% के हिसाब से रिडेमेबल डिबेंचर्स है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जो मैंने पहले एक्सपेंडिचर किया था, कौन सा, जैन में और जून में, ये भी अलाउड है फॉर दी कैपिटलाइजेशन, इंटरेस्ट कॉस्ट इसके ऊपर भी अलाउड है। तो मैंने उसका बेसिस में कंप्यूट कर लिया 9 मंथ्स के लिए, 1 जुलाई से लेके 31 जून। तो फिर मेरा यहाँ पे आ गया 1.875 का मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट आ गया। अब ये जो इंटरेस्ट कॉस्ट है ना, इसको मेरे कॉस्ट ऑफ असेट में कैपिटलाइज कर दिया, तो ये नेक्स्ट ईयर में इसके ऊपर भी मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट अवेलेबल है फॉर कैपिटलाइजेशन, ठीक है। 31 मार्च X3 को आ गए, तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया 30 जून को, तो 3 महीने का अलाउड है X3 में, 3 महीने का अलाउड है। तो 1 जैन से लेके 5 करोड़ 3 महीने के लिए, फिर 30 जून का 20 करोड़, कितना, 3 महीने के लिए, 30 सितंबर का 20 करोड़ 3 महीने के लिए। अब एडिशनली देखोगे ना, सब मेरा जो ये यहाँ तक तो एक्सपेंडिचर है, एडिशनल 1.875 जो है ना, ये मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर था। प्रीवियस ईयर का जो भी इंटरेस्ट कॉस्ट है वो भी अवेलेबल है फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे बोरिंग कॉस्ट कर लिया और इतना अमाउंट आ गया मेरा, सिंपल। तो यहाँ पे हमारा इंड एस 23 का रिवीजन समाप्त होता है, और इसका रेगुलर लेक्चर्स भी यूट्यूब में अवेलेबल है, और रिवीजन लेक्चर भी काफी डिटेल में किया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड हैव अ नाइस डे।